दोस्तों, आज आप सुनेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी चिंगारी और पतंगा का दूसरा और आखिरी भाग। अगर आपने इसका पहला भाग अभी तक नहीं सुना है तो उसे सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जैसा कि आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले हमने अपने ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड ओपल विम्जी के स्टोर को अपने चैनल से अटैच किया था। हमारे स्टोर का जो मिनिमल कलेक्शन था वो आप लोगों को इतना पसंद आया और पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने जो भर भर के शॉपिंग की उस स्टोर से और इतने सारे ऑर्डर्स जो हमें आप लोगों की तरफ से मिले, उसके लिए तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आगे भी अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 7। रतिकांत के आने के बाद हम सब ने घर में प्रवेश किया। हॉल में अंधेरा छाया हुआ था, वहां कोई नहीं था। व्योमकेश ने मैनेजर को वहां से फुटाने की गरज से कहा, मैनेजर बाबू, आपको हम लोगों ने बहुत देर से रोक रखा है। जरूर आपके कुछ जरूरी काम पड़े होंगे, आप उन्हें निपटा लीजिए। मैनेजर सिर हिलाकर बोले, आज मेरा कोई काम नहीं है, संडे है तो ऑफिस की छुट्टी है। हमें समझ में आ गया कि वो जल्दी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले। वो अब तक बड़े ही ध्यान से हमारी सारी बातें सुन रहे थे और उनका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे थे। वाकई काफी पहुंचे हुए फकीर थे वो। पांडे जी ने व्योमकेश के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण नजर डाली और बोले, अच्छी बात है वंशी जी, वैसे आपके ऑफिस में रुपए पैसों का हिसाब तो सब ठीक है ना? हो सकता है हमें उसे भी चेक करने की जरूरत पड़े। वंशी जी तुरंत बोले, सब हिसाब ठीक है साहब, आप लोग जब चाहे देख सकते हैं। बस एक हिसाब बराबर नहीं हुआ है। कौन सा हिसाब? वो 8-10 दिन पहले दीपनारायण जी ने मुझे बुलाकर हुक्म दिया था डॉक्टर पालित को 12,000 रुपये देने के लिए। वो रुपए तो डॉक्टर बाबू को दे दिए गए हैं, लेकिन उसकी रसीद नहीं ली गई है। ओह, रसीद क्यों नहीं ली गई है? असल में डॉक्टर बाबू ने रुपए उधार के रूप में मांगे थे, लेकिन दीपनारायण जी ने तय किया था कि वो डॉक्टर बाबू को पुरस्कार के रूप में देंगे, इसलिए रसीद लेने से मना किया था। व्योमकेश कुछ देर कुछ सोचता रहा, फिर रतिकांत से बोला, तो अब घर के सभी लोगों से थोड़ी पूछताछ करते हैं, कहाँ हैं सब? रतिकांत ने कहा, सभी ऊपर वाली मंजिल पर हैं, सोने के कमरे सब ऊपर ही हैं। आप लोग बैठिए, मैं एक एक करके सबको बुला लाता हूँ। पहले किसे बुलाऊं? शकुंतला देवी को? अरे नहीं, शकुंतला देवी को कष्ट देने की जरूरत नहीं, हम लोग ही ऊपर चले जाते हैं। 2-4 मामूली बातें बताने में कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए उन्हें। देवनारायण बाबू भी शायद ऊपर ही हैं। जी हाँ, चांदनी देवी भी वहीं हैं, रतिकांत ने कहा। तो ठीक है, चलिए फिर। पास के एक छोटे कमरे से ऊपर जाने की सीढ़ियां थीं। ये सीढ़ियां दूसरी मंजिल पर एक कमरे में खत्म हुई, जिसके 2 तरफ दरवाजे थे। ऊपर की मंजिल 2 हिस्सों में बटी हुई थी। कमरे में पहुंचने के बाद रतिकांत बोला, किस तरफ जाएंगे? इस तरफ देवनारायण बाबू रहते हैं और उस तरफ का हिस्सा दीपनारायण बाबू का है। व्योमकेश अभी सोच ही रहा था कि पहले किधर जाए, तभी देवनारायण की तरफ वाले दरवाजे से चांदनी देवी बाहर आईं। उनके हाथ में एक कटोरी दूध था और काफी रोने के कारण उनकी आंखें और चेहरा सूजा हुआ था। हम लोगों को देखकर वो थोड़ा संकोच से ठिठक गईं। उन्होंने सिर पर पल्लू लेने की कोशिश की, फिर घर के वर्तमान कायदों को याद करके रुक गईं। हमारे साथ मैनेजर गंगाधर वंशी को देखकर उनसे बोली, चाची जी ने आज सारा दिन एक बूंद पानी भी मुंह में नहीं डाला है, इसलिए जा रही हूँ एक बार और कोशिश करने, अगर थोड़ा सा दूध उन्हें पिला सकूँ तो। चाचा जी तो चले गए, वो भी अगर बिना खाए प्राण त्याग देंगी तो क्या होगा कहिए तो। और फिर वे जोर जोर से रोने लगीं। हम सभी सकपका गए। गंगाधर वंशी ने कहा, जाओ बेटी, पहले उनको कुछ खिलाने की कोशिश करो, कुछ ना खाने से कैसे काम चलेगा। चांदनी दूध लेकर आंखें पोंछते हुई चली गईं। व्योमकेश बोला, चलिए देवनारायण बाबू के पास चलते हैं पहले। पूरे रास्ते में हमें कमरों की कतारें नजर आईं। हर कमरा देशी विदेशी सामानों से भरा हुआ था, लेकिन सब कुछ बड़ा बेतरतीब सा था। अंत में घर के आखिरी हिस्से में पर्दे वाले एक कमरे के सामने हम पहुंचे। हमारे कदमों की आहट सुनकर एक आदमी ने पर्दा सरकाकर बाहर झांका और फिर पलक झपकते गायब हो गया। हम कमरे में घुसे। ये एक बड़ा कमरा था। 3 तरफ खिड़कियां थीं। आधे फर्श पर मोटे गद्दे पर कालीन बिछा हुआ था। उस पर कई सारे मोटे मोटे तकिए पड़े थे। देवनारायण बीच में तकियों से घिरा बैठा था। उसके बगल में जरा सा पीछे घुंघराले वालों और दाढ़ी मूंछों वाला विदूषक वेणी प्रसाद बैठा था। हमें देखकर वो उठ खड़ा हुआ। मैनेजर ने देवनारायण को बताया, ये लोग आपके साथ भेंट करने आए हैं।
मैनेजर ने हमें बैठने के लिए कहा और मैं और व्योमकेश गद्दे के किनारे बैठ गए। बाकी सभी खड़े रहे। व्योमकेश ने इधर उधर देखकर कहा, कमरे में एक और व्यक्ति थे जिन्होंने पर्दा हटाकर झांका था, वे कहाँ गए? वेणी प्रसाद सकपका गया। वो मतलब लीलाधर, वो पास वाले कमरे में गए हैं। पास वाले कमरे में क्या है? व्योमकेश ने पूछा। अरे पास वाला कमरा मतलब गुसल खाना। व्योमकेश को हंसी आ गई। बोला, समझ गया, गुसल खाने के साथ लोहे की घुमावदार सीढ़ियां हैं। लीलाधर बाबू उसी से उतरकर घर चले गए हैं। क्यों, सही कहा ना? वेणी प्रसाद ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ नजरें झुका लीं और तिरछी नजरों से मैनेजर को देखने लगा। लीलाधर मैनेजर गंगाधर वंशी का पुत्र है और देवनारायण का पक्का दोस्त है, ये हम लोग कल रात में ही जान गए थे। हमने देखा गंगाधर वंशी का चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए प्रकट रूप से उन्होंने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो क्या है कि छोटे मालिक का मन खराब हो गया था, इसलिए हम लोग ज़रा उनको। मन खराब होने के इस जिक्र ने देवनारायण को शायद उसके चाचा की मृत्यु की याद दिला दी। अचानक वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। मुंह खोलकर, गला फाड़कर, हाथी की तरह चिंघाड़ते हुए वो रो रहा था। 5 मिनटों के बाद उसका रोना अपने आप बंद हो गया। रुमाल से आंखें पोंछकर उसने पान का एक बीड़ा निकालकर मुंह में डाला और उसे चबाना शुरू कर दिया। व्योमकेश इस दौरान बड़े ही निर्विकार भाव से दीवार पर टंगी राजा रवि वर्मा की तस्वीर को निहारता रहा था। रोना धोना खत्म होने के बाद वो बड़े आराम से बोला, देवनारायण बाबू, आप शराब पीते हैं? नहीं, मैं भांग खाता हूँ, उसने कहा। तो तकिए के नीचे वो क्या है? वेणी प्रसाद अब तक तिरछा होकर गुसलखाने के दरवाजे की तरफ सरक रहा था। अब वो सड़क से दरवाज़ा खोलकर गायब हो गया। मैंने उस तकिए को पलटकर देखा जिधर व्योम ने इशारा किया था। नीचे बंद ढक्कन वाली एक बोतल थी और बोतल में सफ़ेद रंग का तरल था। देवनारायण ने बेवकूफ़ की तरह उस पर एक नज़र डाली और बोला, ये तो ताड़ी है। लीलाधर और वेणी प्रसाद पी रहे थे। बोतल में ताड़ी? ये मैं पहली बार देख रहा था। व्योमकेश बोला, ओहो, आपका मन बहलाने के लिए वो दोनों ताड़ी पी रहे थे। खैर छोड़िए, ज़रा ये बताइए कि आप भांग के अलावा और कौन कौन सा नशा करते हैं? एक चुटकी जर्दा मुंह में डालकर देवनारायण बोला, और कुछ नहीं करता। कोकीन मतलब बुकनी? जी नहीं। गांजा? नहीं नहीं, गजाधर गांजा पीता है। अच्छा जाने दीजिए, आपके शायद बहुत सारे दोस्त हैं। दोस्त? हाँ हैं, लाखों लाख दोस्त हैं मेरे। अच्छा ऐसा? ज़रा उनमें से 2-4 का नाम तो बताइए। नाम बताऊं? लीलाधर, वेणी प्रसाद, गजाधर सिंह। ये गजाधर सिंह कौन है? व्योमकेश ने बीच में ही टोका। चौकीदार है, बहुत बढ़िया भांग घोटता है। अच्छा और कौन है? और बद्रीलाल, रोज़ मेरे पैर दबाता है। ये सब सुनकर हमें ये समझने में मुश्किल नहीं हुई कि देवनारायण के दोस्त किस श्रेणी के थे। अच्छा ठीक है, ज़रा ये बताइए कि डॉक्टर पालित के साथ आपकी दोस्ती नहीं है? व्योम ने अगला सवाल किया। देवनारायण के विशाल थुलथुल शरीर को एक झटका सा लगा। वो भावुक स्वर में बोला, डॉक्टर पालित? उसे मैं नहीं रखूंगा, भगा दूंगा। चाचा को मार डाला है उसने। आपके चाचा के देहांत के बाद अब आप पूरी की पूरी संपत्ति के मालिक बन गए हैं। अब आप क्या करेंगे? व्योमकेश ने अचानक सवाल किया। क्या करूंगा? कहकर देवनारायण इस तरह से इधर उधर देखने लगा मानो उसने इस बारे में पहले सोचा ही नहीं था। मैं हैरानी से सोच रहा था कि क्या देवनारायण वाकई इतना बड़ा जड़ मूर्ख है। तभी व्योमकेश उठ खड़ा हुआ, बोला, चलिए, इनसे और कुछ नहीं जानना है मुझे। दरवाजे की तरफ पलटते ही हमने देखा चांदनी न जाने कब पर्दे के पास आकर खड़ी हो गई थी। उनके चेहरे पर बेचैनी और आशंका की छाया मंडरा रही थी। हमारी उन पर नजर पड़ते ही वो वहां से हट गईं। रतिकांत ने धीमी आवाज में पांडे जी से पूछा, चांदनी देवी से पूछताछ करनी है क्या? पांडे जी ने व्योमकेश की तरफ देखा और व्योमकेश ने कहा, बाद में देखा जाएगा, फिलहाल शकुंतला देवी के पास जाना है हमें। अध्याय 8। घर के उस हिस्से से निकलकर शकुंतला वाले हिस्से की तरफ जाते समय अचानक मैनेजर गंगाधर वंशी ने हमसे विदा ले ली। पुत्र लीलाधर की करतूत से वो शायद थोड़ा खिन्न हो गए थे, नहीं तो इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वालों में से नहीं थे। हमें वो ये बोलकर गए, मेरे संध्या वंदन का समय हो गया है, मैं अब चलता हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए। फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतर गए। हम लोग शकुंतला देवी की तरफ वाले हिस्से में चले गए। शाम का धुंधलका छाने लगा था। रतिकांत स्विच दबाकर बत्तियां जलाते हुए हमारे आगे आगे चल रहा था। पहले मंझोले आकार का एक कमरा आया। उसमें तख्त पर कालीन बिछा हुआ था। गद्दियों वाली कुछ नीची कुर्सियां थीं
और कमरे के कोने में ऊंची तिपाई पर चांदी के बर्तन में फूल सजे हुए थे। दीवार पर यामिनी रॉय की एक पेंटिंग थी। यहाँ घर के सदस्य बैठकर गपशप करते हुए शाम बिता सकते थे। किन्हीं खास बंधु बांधवों के आने पर उन्हें भी बैठाया जा सकता था। कमरे में कोई नहीं था। इस कमरे को पार करके हम अगले कमरे में घुसे। ये बड़ा कमरा था। 2 पलंग 2 तरफ की दीवारों के साथ लगे हुए थे। एक बड़ा वार्डरोब था। एक आईने वाली टेबल पर दवाओं की कुछ शीशियां रखी थीं। शायद ये दीपनारायण का बेडरूम था। वर्तमान में दोनों बिस्तर चादरों से ढके हुए थे। इस कमरे में भी कोई नहीं था। व्योमकेश ने धीरे से पूछा, ये शायद दीपनारायण बाबू का बेडरूम है, तो 2 पलंग क्यों हैं यहाँ? रतिकांत थोड़ा हिचकते हुए बोला, वो दीपनारायण जी की तबीयत जब बहुत बिगड़ गई थी तब एक नर्स रात में रहती थी। ओह अच्छा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, व्योमकेश ने कहा। इसके बाद हम तीसरे कमरे में दाखिल हुए और उसमें चारों तरफ नज़र डालकर हम हैरान से खड़े रह गए। ये कमरा और भी बड़ा था और हल्की नीली नियॉन लाइट से आलोकित था। पीछे की दीवार पर बराबर दूरियों पर 3 खिड़कियां थीं। खिड़कियों के बीच की खाली जगहों पर बड़े बड़े ईरानी कालीन झूल रहे थे। कमरे के एक तरफ एक पियानो रखा था और उसके आसपास दीवारों पर तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टंगे हुए थे। कमरे के दूसरी तरफ पेंटिंग का बहुत सारा सामान रखा हुआ था और दीवार पर एक बड़ी सी ऑयल पेंटिंग टंगी थी। फर्श पर मोटे मखमल का कालीन बिछा था और बीच में एक तानपूरा रखा हुआ था। ये कला प्रेमी शकुंतला का कला निकेतन था। दीवार पर जो ऑयल पेंटिंग टंगी थी उसने पता नहीं क्यों व्योमकेश को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। वो सीधे उस पेंटिंग के सामने जा खड़ा हुआ। तस्वीर में सफ़ेद वस्त्र पहने शकुंतला पौधों को पानी दे रही थी और दुष्यंत एक पेड़ के तने की ओट से छुपकर उसे देख रहा था। पेंटिंग काफ़ी खूबसूरत बनी हुई थी। व्योमकेश बड़ा ही तन्मय होकर उस तस्वीर को देखने लगा। फिर उसने मुड़कर पूछा, बहुत ही लाजवाब तस्वीर है, किसने बनाई? पांडे जी ने रतिकांत की तरफ देखा और वो दुविधा में बोला, शायद शकुंतला देवी ने बनाई है, पक्का नहीं कह सकता। व्योमकेश फिर से तस्वीर की तरफ मुड़ गया और बोला, हाँ ज़रूर ऐसा ही होगा। इस युग की शकुंतला ने उस युग की शकुंतला का चित्र बनाया है। देख रहे हो अजीत, वन में रहने वाली शकुंतला के चेहरे पर कितनी शांत सरलता है और दुष्यंत की आंखों में कितना प्रेम है। आसपास के पेड़ पौधों में कितनी सजीवता दिखाई दे रही है। सचमुच बहुत ही अद्भुत चित्र है ये। यदि संभव होता तो मैं इस तस्वीर को उठाकर ही ले जाता। ये सुनकर मैं एकदम हैरान हो गया। व्योमकेश को इस तरह की बातें करते मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं हैरानी से मुंह बाए उसे ही ताकने लगा और मेरे चेहरे के भावों को देखकर उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। तस्वीर से नजरें हटाकर अब वो कमरे में चारों तरफ देखने लगा। कुछ पल के बाद हम लोग उस कमरे से निकलकर एक और खाली कमरा और एक बरामदा पार करके शकुंतला देवी के बेडरूम के सामने उपस्थित हुए। उसका दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। रतिकांत ने दस्तक दी और अधेड़ उम्र की एक नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। रतिकांत ने उससे कहा, हम लोग पुलिस की तरफ से कुछ पूछने आए हैं। कुछ पल बाद कमरे के अंदर से आवाज़ आई, आइए। हमने अंदर प्रवेश किया और रतिकांत ने सिर हिलाकर नौकरानी को बाहर जाने का इशारा किया। ये कमरा कितना खूबसूरत था, इसका वर्णन करने में मैं समय खराब नहीं करूँगा। बहुत ही बढ़िया कलात्मक सुरुचि और अथाह पैसे के मिलने से जिस तरह के कमरे की सृष्टि हो सकती थी, बस ये कमरा वही था। शकुंतला सामने पलंग पर बैठी हुई थी। हमारे अंदर आने के बाद उन्होंने क्रीम रंग की एक शॉल ओढ़ ली। केवल उनका चेहरा ही दिखाई पड़ रहा था। आंखें एकदम थकी हुई दिखाई दे रही थीं और उनके नीचे काली धारियां पड़ गई थीं। बाल रूखे और बिखरे हुए थे। बैठिए, उन्होंने मध्यम स्वर में कहा। कमरे में चमड़े से मढ़े कुछ गद्दीदार मूढ़े रखे थे। 2 मूढ़े पलंग के पास खींचकर व्योमकेश और मैं बैठ गए। रतिकांत और पांडे जी खड़े रहे। फिर व्योमकेश ने मुलायम स्वर में कहा, ऐसे वक्त में हम आपको परेशान करने आए हैं, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैं आपके पति से बस एक ही बार मिला हूँ, लेकिन वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, ऐसा मैंने महसूस किया। उनकी मौत के लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है वो बच नहीं पाएगा, ये आश्वासन हम आपको दे रहे हैं। मैं बस आपसे 1-2 सवाल करूँगा, लेकिन असली सवाल करने से पहले एक दूसरी बात जानना चाहूँगा। उस कमरे में दीवार पर जो दुष्यंत शकुंतला की पेंटिंग टंगी है, क्या वो आपकी बनाई हुई है? शकुंतला की आंखों में हैरानी का भाव उभरा। उन्होंने सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। व्योमकेश ने कहा, बहुत ही लाजवाब तस्वीर है। आपके अंदर वाकई चित्रकारी की बहुत ही अनूठी प्रतिभा है। खैर, उसे छोड़िए। ये बताइए कि दीपनारायण बाबू कोई वसीयत करके गए हैं कि नहीं,
ये आप जानती हैं? इस बार शकुंतला कुछ ना समझ पाने के भाव से नजरें उठाकर देखने लगी। फिर बोली, ये सब कुछ मैं नहीं जानती। वो मेरे साथ जमीन जायदाद से जुड़ी बातें नहीं करते थे। आपके अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी है क्या? मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन शादी के बाद उन्होंने मेरे नाम से 5 लाख रुपए बैंक में जमा किए थे। ओह, तो वो रुपया अभी कहाँ है? जी, बैंक में ही है। मैंने कभी उस रुपये को हाथ नहीं लगाया। ओह, यानी कि वो 5 लाख रुपए आपका अपना स्त्री धन है। इसके बाद यदि आपका पुत्र होता है तो वो सारी संपत्ति का आधा हिस्सा पाएगा। शकुंतला ने अपनी झुकी हुई नजरें ऊपर नहीं उठाईं। लगा जैसे उनका चेहरा और भी रक्तहीन होकर पीला पड़ गया हो। अच्छा, ये बताइए, आप गर्भवती हैं, ये बात क्या आपके पति जानते थे? शकुंतला ने नीची निगाहें किए हुए ही कहा, जानते थे। कल रात ही उन्हें बताया था। कल रात में? भोज से पहले या बाद में? बाद में। वो तब सोने जा रहे थे। खबर सुनकर तो वो जरूर बहुत खुश हुए होंगे। जी हाँ, बहुत खुश हुए थे। खुशी से नाच ही उठे थे। यहाँ तक बोलने के बाद शकुंतला का भाव अचानक से बदल गया। अचानक ऐसा लगा जैसे वो बुरी तरह से डर गई हों। बेचैनी और आशंका भरी नज़रों से उन्होंने एक एक करके हम सब की तरफ देखा और फिर एक घुटी हुई चीख के साथ वो बेहोश हो गईं। हम सब लोग भौंचक्के रह गए। अभी तक हमारा इस बात पर ध्यान नहीं गया था कि दरवाजे के पास न जाने कब से चांदनी आकर खड़ी हो गई थी। वो भागकर आगे आई और शकुंतला का सिर गोद में रखकर हम लोगों को गुस्से से देखते हुए बोली, कैसी इंसान हैं आप लोग? मार डालना चाहते हैं क्या इनको? जाइए, निकल जाइए इस कमरे से। जरा भी दया माया नहीं है आप लोगों के अंदर। मिस मन्ना को खबर भिजवाइए अभी। हम सभी सिर पर पैर रखकर वहां से भाग लिए। सीढ़ियां उतरते समय हमें सुनाई पड़ा चांदनी चिल्लाकर नौकरानी को पुकार रही थी, सोमरिया कहाँ गई? जल्दी पानी लेकर आ। नीचे आते ही पांडे जी ने सबसे पहले मिस मन्ना को फ़ोन किया। फिर हम लोग हॉल में बैठकर इंतज़ार करने लगे। इस वक्त शाम के 7 बज गए थे। थोड़ी देर बाद पांडे जी ने कहा, रतिकांत, ज़रा देख कर आओ तो शकुंतला देवी को होश आया कि नहीं। उसके जाने के बाद व्योमकेश ने कहा, पांडे जी, मिस मन्ना को अभी कुछ दिनों के लिए शकुंतला देवी के पास रखना ज़रूरी है। उसका इंतज़ाम कर दीजिए इस तरह से कि मिस मन्ना हर वक्त शकुंतला के पास रहें, एक घड़ी के लिए भी उनको अकेला ना छोड़ें। ठीक है, मैं इंतज़ाम कर देता हूँ। तभी मैनेजर गंगाधर लौट आए और शकुंतला के बेहोश होने की बात सुनकर वो भी थोड़े बेचैन हो गए। पांडे जी ने कहा, मिस मन्ना को यहाँ कुछ दिनों के लिए रखने का इंतज़ाम कीजिए। शकुंतला देवी माँ बनने वाली हैं और ऊपर से ये आफत आन पड़ी है। उनके पास 8 पहर डॉक्टर का रहना ज़रूरी है। मैनेजर के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। फिर खुद को संभाल कर बोले, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मिस मन्ना आई। उनके हाथ में दवाओं का बैग था। उन्हें सारी बातें संक्षेप में बताई गईं और वो बोलीं, ठीक है, मैं यहीं रहूँगी। मेरी कुछ चीज़ें मंगवा लेने से काम हो जाएगा। फिर वो ऊपर चली गईं और 10 मिनट के बाद रतिकांत ने नीचे आकर बताया, उनको होश आ गया है। डॉक्टर मन्ना ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। पांडे जी उठ खड़े हुए। चलिए, अभी तो हम लोग चल रहे हैं और रतिकांत, तुम यहाँ का काम खत्म करके एक बार मेरे घर आना। फिर उन्होंने मुड़कर हमसे कहा, चलिए मेरे घर चलकर चाय पीते हैं। अध्याय 9। मोटर में वापस जाते हुए शकुंतला के बेडरूम का दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरने लगा। शकुंतला यूं अचानक बेहोश क्यों हुई होंगी? इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे हालात में किसी का बेहोश हो जाना कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन क्या ज्यादा शौक ही इसका अकेला कारण था? मैंने व्योमकेश की तरफ देखा। वो विचारों में डूबा हुआ था। मैंने उससे पूछा, शकुंतला की बेहोशी के बारे में सोच रहे हो क्या? वो बोला, बेहोशी? नहीं नहीं, मैं तो लेटर बॉक्स के बारे में सोच रहा था। मैंने हैरानी से कहा, लेटर बॉक्स के बारे में? उसने कहा, हाँ, दीप नारायण के घर के कोने में जो लेटर बॉक्स लगा हुआ है उसी के बारे में सोच रहा हूँ। बड़ी सही जगह में है वो। देखकर लगता है लाल कुर्ता पहने कोई गोल मटोल सिपाही रास्ते के कोने में खड़ा होकर पहरा दे रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तो असल में क्या है? असल में श्री राधिका की दूती है वो। अरे भाई, पहेलियां बुझाना बंद करो और सीधे सीधे शब्दों में समझाओ, कहना क्या चाहते हो? लेकिन व्योमकेश ने सीधी बात नहीं बताई। हल्की सी हंसी हंसते हुए वो मानो अपने आप से कहने लगा, छुप छुप कर मिलने का आइडिया बहुत ही मधुर है, बशर्ते कि प्रेमिका पराई स्त्री हो। अपनी स्त्री के साथ छुप छुप कर मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। मधुर होना तो दूर की बात है। अरे क्या मतलब? मतलब ये मेरे दोस्त,
रति सुख सारे गतम अभिसारे मदन मनोहर वेशम। अरे ये क्या आबोल ताबोल बक रहे हो व्योम? आबोल ताबोल नहीं बक रहा, ये गीत गोविंद है। अगर आबोल ताबोल सुनना चाहो तो वो भी सुना सकता हूँ। छंद एक ही है। बाबूराम सापुरे कोथा जास बापुरे। पांडे जी गाड़ी चलाते चलाते हंसने लगे। निराश होकर मैंने अपनी उत्सुकता को वहीं दबा लिया। पांडे जी के घर पहुंचकर देखा तो गर्मा गर्म चाय तैयार थी, साथ में गरम गरम पकौड़े और दाल के तीखे बड़े। बिना कुछ बोले व्योमकेश खाने बैठ गया। अच्छी खासी मात्रा में सारी चीज़ें खाने के बाद उसने बड़े ही तृप्त स्वर में कहा, अभी तक समझ नहीं पाया था। मेरी अंतरात्मा दरअसल इन्हीं चीज़ों के इंतज़ार में थी। पांडे जी हंसकर बोले, चलो अब तो इंतज़ार की घड़ियां खत्म हो गईं। अब बताओ कि क्या देखा क्या सुना। व्योमकेश ने चाय की प्याली उठाकर एक लंबी सी चुस्की ली, फिर बड़े आराम से प्याली को नीचे रखा, हुक्के की नली थामकर शाही अंदाज में कुछ कश लगाए, फिर बोला, देखा सुना तो बहुत कुछ, लेकिन अभी तक अंत दिखाई नहीं पड़ रहा। 2 मोटिव नजर आ रहे हैं, 1 पैसा, 2 प्रेम प्रसंग। किसका पलड़ा भारी है ये अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है दोनों ही मोटिव जुड़े हुए हों। मैंने बेचैन स्वर में कहा, अरे मोटिव जो भी हो, आदमी कौन है? ये कैसे बताऊं अजीत? जिस आदमी ने दवा में जहर मिलाया वो किराए का टट्टू हो सकता है। जिसने उससे ये काम करवाया है हमें तो उसे खोजना है। पांडे जी बोले, जिन लोगों को हम जानते हैं उनमें से ऐसा कौन है जो ये काम करवा सकता है? पहला तो है देवनारायण, लेकिन क्या उसने ये कराया होगा? व्योमकेश बोला, अच्छी बात है, पहले देवनारायण को ही ले लेते हैं। उसे देखकर लगता है कि वो बिल्कुल ही बौड़म है, लेकिन ये उसका नकली रूप हो सकता है। हो सकता है कि उसने अपने आदमी लगाकर चाचा को मरवा दिया हो। उसके पास आज्ञाकारी चमचों की कमी नहीं है। यहाँ पर मोटिव हुआ संपत्ति पर एकाधिकार जमाना। इसके बाद लेते हैं चांदनी को। शकुंतला के प्रति उसकी इतनी ज़्यादा हमदर्दी मुझे असली नहीं जान पड़ती, कुछ ज़्यादा लग रही है। वो शायद मन ही मन शकुंतला से कुढ़ती हैं, शकुंतला की प्रधानता को खत्म करना चाहती हैं। दीप नारायण की मौत के बाद शकुंतला घर की मालकिन नहीं रह जाएंगी और मालकिन बन जाएंगी चांदनी। और देवनारायण यदि वाकई में नाकारा और बेवकूफ़ है तो वो भी चांदनी की मुट्ठी में रहेगा, यानी उस सारे राजपाट की एकमात्र अधिकारी होगी चांदनी। इसके बाद लेते हैं मैनेजर गंगाधर वंशी को। डॉक्टर पालित के हिसाब से वो काफ़ी पहुँचे हुए फ़कीर हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पहुँचा हुआ आदमी ना होने पर इतने बड़े एस्टेट का मैनेजर नहीं हुआ जा सकता। लेकिन अगर वो विश्वासघाती हों तो फिर चिंता करने की बात है। ज़रा सोच कर देखिए, दीप नारायण सिंह बुद्धिमान व्यक्ति थे, जमीन जायदाद पर नज़र रखते थे। उनके रहते उसमें से कुछ चोरी करना संभव नहीं था। थोड़ी बहुत चोरी तो हो सकती थी, लेकिन बड़ा हाथ नहीं मारा जा सकता था। अब अगर उनकी मौत हो जाए तो पूरी संपत्ति का मालिकाना हक देवनारायण को मिल जाएगा। उस वक्त वो दोनों हाथों से चोरी कर पाएंगे। इसलिए मैनेजर गंगाधर वंशी के मोटिव को भी हमें स्वीकार करना होगा। सबसे अंत में लेते हैं शकुंतला देवी को। किसी महिला के चरित्र पर चर्चा करना वैसे तो सभ्य लोगों का काम नहीं है, लेकिन जहाँ एक हत्या हो गई हो वहाँ ऐसी चर्चा किए बिना कोई उपाय नहीं है। शकुंतला देवी को 3 महीने का गर्भ है, जबकि 3 महीने पहले दीप नारायण सिंह पूरी तरह से बिस्तर पर थे। उस समय वो एक लंबी बीमारी के क्राइसिस से गुजर रहे थे। शकुंतला ने आज हम लोगों से कहा कि उसने कल रात पति को माँ बनने वाली बात बताई थी, जिसे सुनकर वो खुशी से नाच उठे थे। ये बात शायद सच नहीं है, और वो इसलिए कि दीप नारायण सिंह यदि खुशी से नाच ही उठे थे तो इतनी बड़ी खुशखबरी उन्होंने किसी को दी क्यों नहीं? रात में ना सही, सुबह डॉक्टर पालित को तो बता ही सकते थे। खुशखबरी पक्की है या नहीं ये जानने के लिए मिस मन्ना को बुला सकते थे। शकुंतला ने पति को ये बात नहीं बताई है, क्योंकि ये पति को बताने लायक बात है ही नहीं। दीप नारायण सिंह अगर इस बात को जान लेते तो वे शकुंतला को मार ही डालते या फिर घर से बाहर निकाल देते। इसीलिए बात फैलने से पहले ही दीप नारायण को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन मान लो कि डॉक्टर पालित से गलती हो गई हो तो? व्योमकेश ने कहा, डॉक्टर पालित और मिस मन्ना दोनों से यदि गलती हुई है, यदि शकुंतला निष्कलंक है, तो फिर दीप नारायण की हत्या करने का उनका कोई मोटिव नहीं बनता। लेकिन डॉक्टर पालित या मिस मन्ना लापरवाह बच्चे नहीं हैं, उनसे गलती नहीं हुई है। जानबूझकर झूठ फैलाने की कोशिश भी उन दोनों ने नहीं की है। जो झूठी बात तुरंत पकड़ में आ जाए
ऐसी बात बोलने वाले वो दोनों ही लोग नहीं हैं। मैंने धीरे से कहा, अरे मैं ये बात नहीं कह रहा। शकुंतला माँ बनने वाली हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन दीप नारायण उन दिनों। देखो अजीत, तुम जो कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस मामले में भी घर के सारे लोग गवाह हैं। डॉक्टर पालित झूठ बोलकर बच नहीं सकते। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तर्क के लिए मान लेते हैं कि शकुंतला का एक दुष्यंत है, लेकिन वो है कौन? व्योमकेश ने थोड़ा चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर बोला, शकुंतला का दुष्यंत? सही कहा तुमने अजीत, उस दुष्यंत को ही तो मैं खोज रहा हूँ। डॉक्टर पालित के बैग में जिसने दवा के बदले जहर रखा था, वो उस दुष्यंत के सिवा और कौन हो सकता है? तो फिर बताओ ना, कौन है वो दुष्यंत? ये तो शकुंतला की रुचि पर निर्भर करता है। वो एक बड़े ही सुरुचिपूर्ण आधुनिक महिला है, इसलिए दुष्यंत को भी आधुनिक और शिक्षित होना चाहिए। ये नर्मदा शंकर या उसके दल वालों में से कोई हो सकता है। दूसरी तरफ कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है जिसका खुलेआम उस घर में आना जाना हो ही नहीं। पांडे जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शकुंतला को विपत्ति में डालकर खिसक लिया हो। व्योमकेश ने जवाब दिया, दुष्यंत के लिए ये बहुत ही स्वाभाविक है। ऐसे में शकुंतला को दूसरी कोशिश करनी होगी, यानी एक दूसरे सहयोगी का जुगाड़ करना होगा। लेकिन ऐसा सहयोगी उन्हें मिलेगा कहाँ? अरे सहयोगी की कमी उन्हें क्यों होने लगी? खुद गंगाधर वंशी हैं, उनका पुत्र लीलाधर है, वेणी प्रसाद है। अच्छी दक्षिणा मिलने पर सभी राजी हो जाएंगे। यहाँ तक कि डॉक्टर पालित और मिस मन्ना को भी इससे बाहर नहीं रखा जा सकता। ये सुनकर हम चुप रह गए। कुछ देर तक व्योमकेश के हुक्का गुड़गुड़ाने के अलावा और कोई आवाज़ कमरे में नहीं आई। फिर उसने एक बिल्कुल ही अलग सी बात छेड़ दी। दीवार पर टंगी तस्वीर की बात बार बार याद आ रही है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ तस्वीर नहीं है, उसमें चित्रकार के दिल की कोई बात छुपी हुई है। उस तस्वीर को दिन की रोशनी में एक बार फिर से अच्छे से देखना पड़ेगा। तभी नौकर ने आकर खबर दी, इंस्पेक्टर चौधरी आए हुए हैं। अध्याय 10। रतिकांत ने अंदर आकर बताया, अभी अभी केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट आई है, दवा में जहर नहीं मिला है। हमारे मुंह खुले के खुले रह गए। लीवर वाली वायल में क्यूरारी जहर पाया जाएगा, इस बारे में हम सब इतने निश्चिंत थे कि एक बारगी ये बात हमारे सिर के ऊपर से निकल गई। क्या कहा, जहर नहीं मिला? जी नहीं, ये देखिए रिपोर्ट। रतिकांत ने व्योमकेश के हाथ में कागज का एक टुकड़ा थमा दिया। रिपोर्ट में किसी जहर का नामो निशान नहीं था, बिल्कुल सहज स्वाभाविक लिवर का अर्क। ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। इससे आपको क्या लग रहा है व्योमकेश बाबू? पहले ये बताइए मिस्टर रतिकांत कि आपको क्या लग रहा है? ऐसा लगा कि रतिकांत मन ही मन खुश हो गया। वो धीरे से बोला, दीप नारायण जी की मौत क्यूरारी जहर से हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पोस्टमार्टम में जहर पाया ही गया है, तो उनके शरीर में जहर गया कैसे? इंजेक्शन के अलावा किसी दूसरे उपाय से तो नहीं गया होगा, जबकि जिस वायल से इंजेक्शन दिया गया उसमें जहर नहीं मिला है। तो इससे ये समझ में आता है कि डॉक्टर पालित ने जिस वायल से वो इंजेक्शन दिया, वो वायल उन्होंने हमें नहीं दिया, कोई दूसरा वायल दिया है। लेकिन क्यों? इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा? पांडे जी ने पूछा। रतिकांत बोला, फ़ायदा ये हो सकता है कि हम ये सोचने लगेंगे कि इंजेक्शन की वजह से उनकी मौत नहीं हुई है। अरे डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं हो सकता है क्या? दीप नारायण की मौत के बाद घर में कई लोग आए थे, आपाधापी में किसी ने वायल हटा दिया होगा। हाँ, ऐसा हो तो सकता है पांडे जी, लेकिन कहकर रतिकांत चुप हो गया। व्योमकेश धीरे से बोला, आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर पालित ही असली गुनहगार हैं? रतिकांत धीरे से बोला, आज सुबह थाने में डॉक्टर के बारे में आपने जो इशारा किया वो मेरे दिमाग में घूम रहा था। बाद में एनालिसिस रिपोर्ट आने के बाद लगा, डॉक्टर पालित यदि बेकसूर हैं तो वो सीधे रास्ते पर क्यों नहीं चल रहे? ऐसी हालत में उनके ऊपर शक होना स्वाभाविक है। बेशक दीप नारायण जी की मौत से उन्हें कोई निजी फ़ायदा नहीं है, लेकिन जिनको फ़ायदा है वो उनको रुपए खिलाकर अपना मतलब तो हल कर सकते हैं ना। हो सकता है उन्हें 50,000 या 1 लाख रुपए खिला दिए गए हों। रुपए के लिए आदमी क्या नहीं कर देता? व्योमकेश ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, सही बात है, रुपए के लिए आदमी क्या नहीं कर देता। डॉक्टर पालित ने अगर ये काम रुपए लेकर किया है तो सिर्फ डॉक्टर को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, जिसने रुपए दिए हैं उसे भी पकड़ना होगा। क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि किसने उन्हें रुपए दिए होंगे? जी फिलहाल तो यही लग रहा है कि देवनारायण के अलावा और कौन हो सकता है। क्या कोई सबूत है आपके पास मिस्टर रतिकांत? जी नहीं, सबूत तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। अच्छा पांडे जी, आज रात 1 बजे की ट्रेन से मैं बक्सर जा रहा हूँ
उस कैदी से पूछताछ करके अगर ये पता लगाया जा सके कि डॉक्टर पालित ने उससे क्यूरारी जहर खरीदा है तो फिर काफ़ी आसानी हो जाएगी। पांडे जी बोले, ठीक है, तुम लौटोगे कब? कल शाम तक शायद लौट आऊँगा। थाने का चार्ज सब इंस्पेक्टर तिवारी को देकर जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। इधर क्या इंतज़ाम किए हैं? सर, दीप नारायण जी के घर पर एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल बिठाकर जा रहा हूँ। वो 24 घंटे पहरेदारी करेंगे। और मिस मन्ना को शकुंतला देवी के पास रहने के लिए तो आप बोल ही आए हैं। कैसी अजीब बात है कि शकुंतला देवी माँ बनने वाली हैं और दीप नारायण जी संतान के लिए कितने उतावले थे, लेकिन वो उसे देखकर नहीं जा सके। घड़ी ने 8 का घंटा बजाया और रतिकांत उठकर खड़ा हो गया। चलता हूँ मैं, मुझे तैयार भी होना है। आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर सैल्यूट करके वो चला गया। मैंने ध्यान दिया कि रतिकांत का व्यवहार इस वक्त काफ़ी हद तक सहज और स्वाभाविक था। शुरू में वो थोड़ा झिझक रहा था। अपने इलाके में व्योमकेश का आना और हस्तक्षेप करना उसे मन ही मन पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब शायद वो समझ गया था कि व्योमकेश उसके काम में फालतू टांग नहीं अड़ाने वाला और ना ही उसके हिस्से का क्रेडिट लेने वाला है। इसीलिए वो निश्चिंत हो गया था। व्योमकेश कुछ पल आंखें बंद किए बैठा रहा, फिर बोला, सब गोलमाल हो रहा है। डॉक्टर पालित के व्यवहार में तुक नहीं मिला रहा। उन्होंने ही शुरू में कहा था कि मौत का कारण क्यूरारी है और उनके इंजेक्शन के कारण ही मौत हुई है। फिर उन्होंने दवा की वायल क्यों बदल दी? तभी बाहर मोटर की आवाज़ आई। नौकर ने बताया, डॉक्टर पालित आए हैं। व्योमकेश ने जल्दी से कहा, ये सब बातें डॉक्टर को नहीं बतानी है, ध्यान रखना। डॉक्टर पालित अंदर आए और पांडे जी ने उनको आदर के साथ बैठाया। डॉक्टर हैरान परेशान स्वर में बोले, मन को चैन नहीं पड़ रहा है पांडे जी। डिस्पेंसरी बंद करने के बाद सोचा पता लगाता चलूं अगर कोई खबर हो तो। व्योमकेश ने कहा, अरे खबर तो हम लोग भी ढूंढते फिर रहे हैं डॉक्टर बाबू, लेकिन मिल कहाँ रही है। आपने शकुंतला देवी के बारे में जो बताया है, अगर वो सच है तो। डॉक्टर के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। आपको मेरी बात पर शक है तो किसी दूसरे डॉक्टर से जांच करवा लीजिए शकुंतला देवी की। व्योमकेश जल्दी से बोला, अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ये बात तो खुद शकुंतला ने ही स्वीकार की है। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि दीप नारायण सिंह उन दिनों मरने वाली हालत में थे, तो फिर ये कैसे संभव हुआ होगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, इसका भी पूरा प्रमाण है। 3 महीने पहले दीप नारायण सिंह की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। शहर के बहुत सारे डॉक्टरों ने उन्हें देखा था, वो बता सकते हैं। इसके अलावा एक नर्स 8 पहर उनके पास रहती थी, वो भी बता सकती है। अच्छा ऐसा? नर्स का नाम क्या है? मिस लैम्बार्ट, मेडिकल कॉलेज के पास रहती है। व्योमकेश ने पांडे जी से पूछा, क्या आप इस नर्स को जानते हैं? जी नहीं, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसका घर देखा है। कुछ देर सोचने के बाद व्योमकेश ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर बाबू, मैं अभी आपसे एक पर्सनल सवाल पूछने जा रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। आपने दीप नारायण सिंह के एस्टेट से 12,000 रुपये उधार किस लिए लिए थे? डॉक्टर पालित मानो आकाश से गिरे, आंखों को सिर पर चढ़ाकर बोले, रुपये उधार लिए? ये क्या बात हुई? किसने कहा आपसे? मैनेजर गंगाधर वंशी ने। क्या ये बात सच नहीं है? अरे झूठ है, बिल्कुल झूठ। 12,000 रुपये? ये गंगाधर वंशी तो बड़ा ही खतरनाक आदमी निकला। दीप नारायण बाबू के मरते ही 12,000 रुपये हजम कर जाना चाहता है। ठहरिए, अभी मजा चखाता हूँ पट्टे को, अभी जाकर उसकी गर्दन दबोचता हूँ। मेरे नाम पर झूठ फैला रहा है, इतनी हिम्मत हो गई उसकी। अरे बैठिए बैठिए डॉक्टर बाबू, मैनेजर के साथ हिसाब किताब बाद में कर लीजिएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये बात सच नहीं है तो ये बात उठी कैसे? डॉक्टर कुछ देर सोचने लगे, फिर बोले, कैसे उठी ये मुझे समझ में आ रहा है। 2 हफ्ते पहले एक दिन सुबह मैं दीप नारायण बाबू को इंजेक्शन देने गया था। वो मेरी मोटर को देखकर बोले, डॉक्टर आपकी गाड़ी खटारा हो गई है, इसे बदल डालिए। मैंने कहा, आजकल नई गाड़ी खरीदने में 10-12 हज़ार रुपये लग जाते हैं, इतने रुपए मेरे पास कहाँ हैं? मैं तो एक पैसा भी नहीं बचा पाता। जितना कमाता हूँ सब खा पी कर बराबर हो जाता है। ये सुनकर उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बस थोड़ा हंसकर रह गए। मुझे लगता है कि वो मुझे ये रकम देने का मन बना चुके थे। शायद मैनेजर से इसका जिक्र भी किया हो उन्होंने। इसके बाद जब वो अचानक चल बसे तो मैनेजर ने दिमाग लगाया होगा कि 12,000 रुपये पचाने का ये अच्छा मौका है। ज़रा रुकिए, मैं झाड़ता हूँ उसका भूत, मेरे साथ होशियारी करने चला है। डॉक्टर पालित शांत, शिष्ट और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे, लेकिन इस वक्त वो गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। उन्हें ज़्यादा देर रोका नहीं जा सका। वे उठ खड़े हुए और आज रात ही इस पार या उस पार करने की बात कहकर वहाँ से रवाना हो गए।
व्योमकेश ने कान लगाकर सुना। डॉक्टर पालित की मोटर जैसे ही चली गई वैसे ही वो उछलकर खड़ा हुआ और पांडे जी से बोला, चलिए, अभी की अभी मिस लैम्बर्ट से मिलना है। अरे, अभी इतनी रात गए? जी हाँ, अभी ही जाना चाहिए हमें। डॉक्टर पालित जिस तरह से जल्दी में चले गए वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं मिस लैम्बर्ट को तालीम देने तो नहीं चले गए हैं? चलिए फटाफट। हम तीनों फुर्ती से बाहर निकल गए। मिस लैम्बर्ट एंग्लो भारतीय महिला थी, बड़ी उम्र की। उनका चेहरा अंग्रेजों जैसा ही ज्यादा था, भूरी आंखें, गोरा रंग, लेकिन मन शायद भारतीय था। डिनर के बाद पान खाकर बैठकर रेडियो सुन रही थी। हमारा परिचय जानकर उन्होंने हमें आदर से ड्राइंग रूम में बैठाया। छोटे से घर का छोटा सा सजा संवरा ड्राइंग रूम था ये। वो खुद भी संवरी हुई थी। ऐसा लगा नहीं कि डॉक्टर पालित यहाँ आए होंगे। मिस लैम्बर्ट हंसते हुए बोली, इतनी रात गए, आपका अतिथि सत्कार किस चीज़ से करूं? लीजिए, पान ही खा लीजिए। हम लोगों ने पान ले लिया। पांडे जी ने पूछा, अभी रात में कहीं जाना तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, आज मैं फ्री हूँ। तो ठीक है, हम लोग आपसे एक जानकारी हासिल करने आए हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि दीपनारायण सिंह की मृत्यु हो गई है। मिस लैम्बर्ट का चेहरा गंभीर हो गया। जी हाँ, सुना है। डॉक्टर पालित के हाथ से ऐसा कुछ हो जाएगा, ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपने किससे सुनी ये बात? डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद से। बाद में दूसरे डॉक्टरों के मुंह से भी सुना। सो सैड। कहिए, मैं क्या कर सकती हूँ? तब पांडे जी ने हमें जो जानना था उसके बारे में विस्तार से बताया। ध्यान से सारी बातें सुनकर मिस लैम्बर्ट ने दृढ़ता से सिर हिला दिया। इम्पॉसिबल। मैंने 1.5 महीने तक मिस्टर दीपनारायण की देखभाल की थी। कभी 10 मिनट के लिए भी मरीज मेरी आंखों से दूर नहीं रहा। आप अकेली उनकी देखभाल करती थी? नहीं, मेरी एक हेल्पर थी, मिस दस्तूर। वो दिन के समय रहती थी और मैं रात में। हमारे वहाँ ना रहने पर किसी को मरीज के पास जाने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि नौकर नौकरानियों को भी नहीं। ओह, कब से कब तक आप उनकी सेवा में थीं? 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी डायरी दिखाती हूँ आपको। मिस लैम्बर्ट ने पास वाले कमरे से डायरी लाकर पांडे जी के हाथों में थमा दी। इस डायरी में उनकी ड्यूटी के हर एक दिन का विवरण लिखा हुआ था। जिन 1.5 महीनों में दीपनारायण सिंह के जीवन को लेकर इंसान और यमराज के बीच रस्साकशी चल रही थी, उसका भी पूरा ब्यौरा दर्ज था। मरीज की हालत का वर्णन पढ़कर ये समझना बाकी नहीं रह जाता था कि उन 1.5 महीनों में मरीज बहुत ही नाजुक हालत में था। बिस्तर पर उठकर बैठने लायक शक्ति भी दीपनारायण सिंह में नहीं रह गई थी। तारीख मिलाकर देखा गया, मिस लैम्बर्ट का सेवा काल 4 महीने पहले शुरू होकर आज से 2.5 महीने पहले खत्म हुआ था। उसके बाद भी दीपनारायण सिंह बीमार तो थे, लेकिन उतनी बुरी हालत नहीं रह गई थी। डायरी मिस लैम्बर्ट को लौटाकर और उन्हें धन्यवाद करके हमने वहां से विदा ली। रात के 9:30 बज गए थे। बाजार की दुकानें बंद हो गई थीं। आज घर लौटकर सत्यवती भाभी की डांट खानी पड़ेगी, ये सोचते हुए हम घर लौटे। पांडे जी हमें घर तक छोड़ने गए। अध्याय 11। अगली सुबह नींद खुलने पर पता चला रात बारिश हुई थी। आकाश में अभी भी कोहरा छाया था और सूरज अभी भी नहीं निकला था। 8:30 बजे सत्यवती भाभी चाय देते हुए बोलीं, आज अमावस्या भी है, आज कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। अब ऐसे दिन में बाहर जाना चाहेगा भी तो कौन? लेकिन पांडे जी नहीं माने। ठीक 9 बजे वर्दी में सज धज कर हाजिर हो गए। हम ठिठुरते हुए रजाइयों में से बाहर निकले। हमारी हालत देखकर वो हंस पड़े, फिर बोले, कल रात एक घटना घटी है। व्योमकेश ने जानना चाहा कि क्या हुआ था। पांडे जी ने संक्षेप में विवरण दिया। कल रात 12 बजे से आकाश में कोहरा जमना शुरू हो गया था। उसके बाद बूंदाबांदी होने लगी। पांडे जी को देर से सोने की आदत थी। करीब 1:30 बजे वो सोने जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन दीपनारायण के घर से था, उस हेड कांस्टेबल का जिसे रतिकांत वहां नियुक्त कर गया था। उसने बताया, कुछ देर पहले 2 लोगों ने चोर दरवाजे से अहाते में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिपाही सतर्क थे। अहाते में सिपाहियों को देख वो दोनों उल्टे पांव भाग खड़े हुए। एक सिपाही ने दूर से टॉर्च की रोशनी उन पर डाली थी। दोनों कोट पैंट पहने शरीफ आदमी नजर आ रहे थे, लेकिन उनको पहचाना नहीं जा सका। ये दोनों शायद मोटर बाइक पर सवार होकर आए थे, क्योंकि कुछ देर बाद कुछ दूरी पर मोटर बाइक की फटफट की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। पांडे जी ने रात में कोई कार्रवाई नहीं की थी। कांस्टेबल को सतर्कता के साथ पहरा देने का निर्देश देकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। फिर आज सुबह उन्होंने फिर से जानकारी ली तो पता चला कि रात में कोई और घटना नहीं हुई थी। मेरे मुंह से एकदम से निकला, ये ज़रूर नर्मदा शंकर होगा। व्योमकेश मेरी तरफ मुड़कर बोला, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि दूसरा आदमी कौन था। अगर नर्मदा शंकर ही दुष्यंत है तो वो क्या अपने साथ एक गवाह को लेकर शकुंतला के कुंज में जाएगा?
आपको क्या लगता है पांडे जी? पांडे जी बोले, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं 2 वारंट लेकर आया हूँ। वारंट में मुजरिम का नाम नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर लिख दिया जाएगा। तो ठीक है, चलिए नर्मदा शंकर के घर धावा बोलते हैं। अचानक हम लोगों को देखकर हो सकता है घबराहट में वो सच्ची बात उगल दे। 5 मिनट में ही तैयार होकर हम लोग निकल गए। सत्यवती भाभी ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन खा जाने वाली निगाहों से बस हमें घूरती रहीं। मोटर में सवार होते हुए हमने देखा अंदर एक मोटा ताज़ा सब इंस्पेक्टर बैठा था। ये वही तिवारी था जिसे रतिकांत थाने का चार्ज देकर गया था। आकाश में वैसे तो अभी भी बादल छाए थे, लेकिन जब तक हम नर्मदा शंकर के घर पहुंचे तब तक हल्की हल्की धूप निकलने लगी थी। नर्मदा शंकर का घर शहर के नए हिस्से में था। ढलवां लोहे की रेलिंग से घिरा, सामने टेनिस कोर्ट था। बाहर मोटर खड़ी करके हमने जितना संभव हो सके बिना आवाज़ किए अंदर प्रवेश किया। घर का माहौल देखकर लगा कि लोग अभी तक नींद से ठीक से जागे नहीं थे। सामने वाले बरामदे में एक उन्नीदा सा नौकर पैर फैलाए बैठकर कुछ जोड़ी जूतों पर पॉलिश कर रहा था। व्योमकेश ने उसके पास जाकर तपाक से एक जूता उठा लिया और उसे पलटकर देखा। ये किसका जूता है? उसने पूछा। मालिक का है। व्योमकेश ने जूते का तला हमें दिखाया। तले पर कीचड़ लगा हुआ था, यानी रात 12 बजे के बाद इस जूते का इस्तेमाल हुआ था, इस बात में कोई संदेह नहीं था। उसी समय घर के अंदर से वर्दी पहना हुआ एक वेटर बाहर आया। वो भी 2 पुलिस अधिकारियों को देखकर भौंचक्का रह गया। पांडे जी ने कड़क कर उससे पूछा, नर्मदा शंकर बाबू कहाँ है? जी घर में ही है। हमें उनके पास लेकर चलो। वेटर हमें घर के अंदर ले गया। घर का अंदरूनी हिस्सा जहाँ तक हमारी नज़र गई अच्छी तरह से सुसज्जित था। एक कमरे के सामने जाकर वेटर पर्दा हटाकर खड़ा हो गया। हम लोगों ने कमरे में प्रवेश किया। कमरे की खिड़कियां बंद थीं, लाइट जल रही थी। इस कमरे को शिकार का कमरा कहा जा सकता था। फर्श पर बाघ और हिरण की खालें बिछी हुई थीं और दीवारों पर उनके सिर टंगे हुए थे। शीशे की एक अलमारी में राइफल, बंदूक, पिस्तौलें आदि सजे हुए थे। बीचों बीच एक गोल टेबल थी जिसके चारों तरफ कुछ गद्दीदार आराम कुर्सियां रखी थीं। 2 आराम कुर्सियों पर 2 लोग आमने सामने बैठे हुए थे। उनके हाथों में कांच के गिलासों में रंगीन तरल पदार्थ थे। पास की टेबल पर सोडा और विस्की की बोतलें रखी थीं। संभवतः आधी रात में जो सुरापान शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा था। जिस व्यक्ति का चेहरा हमारी तरफ था वो था घोड़ा जगन्नाथ। जैसे ही उसकी नज़र हम पर पड़ी उसके शरीर को बिजली का झटका सा लगा। हाथ के गिलास से थोड़ी सी शराब छलक भी गई। तब नर्मदा शंकर ने गर्दन घुमाकर देखा। हमें देखते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने बड़े ही बदतमीजी से कहा, क्या चाहिए? पांडे जी उनके नज़दीक जाकर खड़े हुए और कठोर स्वर में बोले, आप दोनों के नाम वारंट है। वारंट? मेरे नाम से? किस बात का वारंट? आप दोनों ने कल रात 1 बजे दीप नारायण सिंह के घर में ट्रेसपास किया है। अच्छा, क्या सबूत है आपके पास? सबूत है, पुलिस वालों ने आपको देखा था। नर्मदा शंकर की लाल नशीली आंखों में एक कुटिल शैतानी मुस्कान तैर गई। होठों को तिरछा करके वो बोला, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे शकुंतला ने बुलाया था, क्या तब भी ये ट्रेसपास होगा? ये बात आप अदालत में कहिएगा। सब इंस्पेक्टर तिवारी, लगा दो हथकड़ी। तिवारी ने जेब से 2 हथकड़ियाँ निकाल लीं। हथकड़ी देखकर घोड़ा जगन्नाथ रुआंसा हो गया। अभी तक वो दम साधे बैठा था। नाक सिनकने तक की आवाज़ उसने नहीं निकाली थी। हाथ का गिलास टेबल पर रखकर उसने दोनों हाथों से पांडे जी का हाथ पकड़ लिया और मिमियाते हुए बोला, पांडे जी दया कीजिए, हाथों में हथकड़ी मत पहनाइएगा। हम लोगों ने गलत कुछ नहीं किया था, मैं आपको सब बता दूंगा। अरे नहीं नहीं नर्मदा शंकर, तुम बीच में मत बोलो, चुप करो। अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये करतूत सब लोग जान जाएंगे तो शहर में चेहरा दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे हम। पांडे जी आप मेरी बात सुनिए। पांडे जी ने कहा, अगर सच्ची बात बताओगे तो ज़रूर सुनूंगा। हाँ, मैं सब कुछ सच बोलूँगा, कुछ नहीं छुपाऊँगा। ठीक है, अगर आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगा कि आप लोगों का कोई गलत इरादा नहीं था तो फिर हो सकता है मैं आपको गिरफ्तार ना करूं। और नर्मदा शंकर बाबू आप जाइए, बहुत पी रखी है आपने। बिस्तर पर जाकर आराम कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर बुलाऊंगा आपको। अब तक नर्मदा शंकर का भी नशा थोड़ा उतर गया था। हमारे ऊपर एक क्रोध भरी नज़र डालकर शराब की बोतल उठाकर वो बाहर निकल गया। इसके बाद घोड़ा जगन्नाथ ने बोलना शुरू किया। उसने जो विवरण सुनाया वो कुछ इस तरह से था। नर्मदा शंकर के साथ घोड़ा जगन्नाथ की मित्रता ज़्यादा गहरी नहीं थी। असल में नर्मदा शंकर के घर आने पर उसे मुफ्त में विलायती शराब पीने को मिल जाती थी। इसीलिए जगन्नाथ ने उसके साथ एक दिखावटी दोस्ती बनाए रखी थी। कल रात जगन्नाथ कुछ दूसरे दोस्तों के साथ यहाँ आया था। यहीं पर सबने खाना खाया।
बाकी दोस्तों के चले जाने के बाद जगन्नाथ और नर्मदा शंकर ने इसी कमरे में आकर शराब पीनी शुरू की। कल शाम को पुलिस ने नर्मदा शंकर को शकुंतला से मिलने नहीं दिया था, इसलिए उसके मन में इस बात पर गहरा गुस्सा था। शराब पीते हुए दोनों के बीच इसी बारे में बातचीत होने लगी। इसी दौरान आधी रात हो गई और बारिश होने लगी। अचानक नर्मदा शंकर ने कहा कि आज रात जैसे भी हो वो शकुंतला से ज़रूर मिलेगा। जगन्नाथ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। तब वो दोनों मोटर बाइक पर सवार होकर बाहर निकल गए। जगन्नाथ पिछली सीट पर बैठा था। दीप नारायण के घर के पास पहुंचकर उन लोगों ने आम के बाग में मोटर बाइक को छुपाकर रख दिया और फिर चोर दरवाजे से अंदर घुसे। लेकिन वहां पुलिस पहरे पर थी। पुलिस वालों ने टॉर्च की रोशनी डालकर उन दोनों को देख लिया। इस पर दोनों को उल्टे पांव वापस भागना पड़ा और अपनी बाइक पर सवार होकर वो वापस घर आ गए। उसके बाद से अभी तक दोनों यहीं बैठकर शराब पी रहे थे। उनका कोई भी गैरकानूनी काम करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। बस शराब के नशे में एक बेवकूफ़ी भरी हरकत वो कर बैठे थे। तो इन्हीं बातों पर विचार करके पांडे जी को उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। घोड़ा जगन्नाथ का ये ब्यौरा समाप्त होने के बाद पांडे जी ने व्योमकेश की तरफ देखा। व्योमकेश ने सवाल किया, शकुंतला देवी के साथ नर्मदा बाबू का संबंध किस प्रकार का है? जगन्नाथ डरते हुए बोला, देखिए ये सब बातें मुझसे मत पूछिए। कहने का मतलब ये है कि आप नहीं बताएंगे? नहीं नहीं, बताऊंगा क्यों नहीं। असल में बात क्या है कि मैं इन मामलों में पड़ता ही नहीं हूँ। मैं एक रेस्पेक्टेबल डॉक्टर हूँ। दूसरों के फटे में मैं क्यों टांग अड़ाने जाऊँ भला? वाह क्या बात है, आप दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाते। इसीलिए डॉक्टर पालित के कंपाउंडर खूबलाल को नौकरी छोड़ देने के लिए धमका रहे थे। खूबलाल का जिक्र आते ही घोड़ा जगन्नाथ बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया। मेरा मतलब अरे ये मैं करना छोड़िए। ये बताइए शकुंतला के साथ नर्मदा शंकर की घनिष्ठता कहाँ तक पहुँची है? मैं सच कहता हूँ, उनकी प्रेम कहानी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, कल रात नर्मदा शंकर ने कुछ नहीं बताया तुमको? अरे नर्मदा शंकर तो बड़ा झूठा है साहब। उसे लगता है कि दुनिया की सारी लड़कियां उस पर मरती हैं। उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसका मतलब उसने कुछ कहा तो था। अब बताओ फटाफट, क्या कहा था? जी उसने कहा था कि शकुंतला के साथ बहुत दिनों से उसका चक्कर चल रहा है। इलाहाबाद में वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तभी से ये चक्कर चल रहा है। व्योमकेश उठकर खड़ा हो गया और बोला, आज तो आपको छोड़ा जा रहा है, लेकिन बाद में शायद अदालत में आपको गवाही देनी पड़ेगी। शहर छोड़कर भागने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना हाथों में हथकड़ी लग जाएगी। चलिए पांडे जी। अध्याय 12। दीप नारायण सिंह के घर पहुंचकर पांडे जी तिवारी से बोले, अब तुम थाने लौट जाओ, अब यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तिवारी के जाने के बाद उन्होंने व्योमकेश से कहा, अब क्या? व्योमकेश मुस्कुराकर बोला, आइए ऑफिस की तरफ चलते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैनेजर गंगाधर वंशी दूर से हम लोगों को देखकर फटाक से दफ्तर में घुस गए हैं। फाटक पार करके हम दफ्तर की तरफ बढ़ गए। रास्ते में हेड कांस्टेबल से भेंट हुई। उसने पांडे जी को सैल्यूट करके बताया कि सब ठीक है। ऑफिस वाले कमरों को कल हमने बाहर से ही देखा था। ये एक कतार में कुल 3 कमरे थे। हर एक कमरे में तख्तपोश पर जाजम बिछा हुआ था। कुछ लोग बैठकर काम कर रहे थे। मैनेजर गंगाधर ने जब देखा कि हमसे बचने का अब कोई उपाय नहीं है, तो वो दफ्तर से बाहर निकल आए। उनके हाथ में बाहर भेजी जाने वाली चिट्ठियों का एक बंडल था। जैसे उन्होंने अभी अभी हमको देखा हो, ऐसे भाव के साथ जबरदस्ती की एक मुस्कान ओढ़कर बोले, अरे आप लोग? व्योमकेश ने चिट्ठियों पर नजर डालते हुए कहा, दीवान जी, आपके ऑफिस से रोज कितनी चिट्ठियां डाक में जाती हैं? दीवान जी ने चिट्ठियों का वो बंडल एक चपरासी के हाथों में थमा दिया और चपरासी उसे लेकर चोर दरवाजे से बाहर चला गया। 4 दीवारी के कोने में जो लेटर बॉक्स था, उसी में चिट्ठियों को वो डालने गया था। दीवान जी ने बताया, करीब 20-25 जाती हैं। बहुत सारे लोगों को चिट्ठियां भेजनी पड़ती हैं, वकील, मुख्तार, देनदार, प्रजा के लोग। तो बाहर 4 दीवारी के कोने पर जो लेटर बॉक्स टंगा है, क्या ये सारी चिट्ठियां उसी में डाली जाती हैं? जी हाँ, हम लोगों ने डाक विभाग के साथ लिखा पढ़ी करके उस लेटर बॉक्स को वहाँ टंगवाया है। लेटर बॉक्स के नज़दीक में होने से काफ़ी सुविधा हो जाती है। हाँ वो तो है ही। क्लियरेंस कितनी बार होता है? जी, एक बार सुबह 7 बजे और एक बार शाम को 4 बजे। वैसे बात क्या है? उस लेटर बॉक्स के साथ आपकी जांच का कोई संबंध है क्या? हो भी सकता है। देखिए दीवान जी, हमारे पेशे में एक शेर है, नज़र आने पर उड़ाकर देखो राख, क्या पता वहीं छुपा हो राज। लेकिन खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए इधर की क्या खबर है?
क्या डॉक्टर पालित के साथ हाल ही में मुलाकात हुई है आपकी? गंगाधर वंशी के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। आंखें जैसे पल भर में अंदर को धंस गई। कुछ पल चुप रहने के बाद कमज़ोर आवाज़ में बोले, जी हाँ, भेंट हुई थी। वो रुपए लेने की बात से इनकार कर रहे हैं। क्या आपने अपने हाथों से रुपए दिए थे? जी नहीं, रुपए असिस्टेंट मैनेजर ने दिए थे। असिस्टेंट मैनेजर मतलब आपका बेटा लीलाधर वंशी? जी हाँ। मुश्किल बात यही है कि रसीद नहीं ली गई थी। डॉक्टर पालित ऐसा करेंगे मुझे पता होता तो। हाँ वाकई, सही में ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता। वैसे ये लीलाधर बाबू अभी कहाँ है? जी वो तो ससुराल गया हुआ है। अच्छा, कल शाम तक तो यहीं था। देवनारायण के कमरे में बैठकर ताड़ी पी रहा था, आज सीधे ससुराल पहुंच गया। वो असल में उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है साहब, तो अचानक खबर पाकर चला गया। व्योमकेश की आंखों में एक शरारत भरी चमक आई। बोला, रुपए तो कम नहीं हैं, 12,000 हैं। एस्टेट का इतना सारा रुपया कोई मार ले गया, ये बात ठीक नहीं है दीवान जी। आपको पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। रसीद चाहे नहीं भी है तो भी डॉक्टर पालित ने रुपए तो लिए ही हैं, और ये बात पुलिस जांच करके पता लगा लेगी। क्यों पांडे जी, आपका क्या विचार है? पांडे जी दृढ़ स्वर में बोले, हाँ बेशक, मैनेजर साहब कहें तो हम अभी जांच शुरू कर देंगे। पहले तो दफ्तर का खाता बही जांचेंगे, अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो पता चल ही जाएगा। फिर डॉक्टर पालित और लीलाधर से पूछताछ करेंगे, उनकी तलाशी भी ली जाएगी। व्योमकेश और पांडे जी मिलकर मैनेजर साहब को किस खाई की तरफ धकेल रहे थे, ये समझना उनके जैसे पहुंचे हुए फकीर के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। वे उदास भाव से सिर हिलाकर बोले, नहीं रहने दीजिए, जब डॉक्टर पालित ने मना कर ही दिया है तो फिर ये रुपए मैं ही चुका दूंगा। नुकसान उठाना तो मेरा नसीब है। गच्चा भरते भरते ही जिंदगी बीत गई, कहकर उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी। व्योमकेश चुपके से मुस्कुरा दिया। फिर दीवान जी को दफ्तर में ही छोड़कर हम घर के सामने आ गए। बाहर वाले हॉल में एक सिपाही पहरे पर था। उससे पता चला कि घर के सभी लोग ऊपरी मंजिल पर थे। सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर चले गए। सीढ़ियों के सिरे पर चांदनी खड़ी थी, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। हमें देखते ही बिना किसी भूमिका के उन्होंने कहना शुरू किया, आप लोगों ने चाची जी के पास मुझे जाने से रोक दिया है। क्या सोचते हैं आप लोग, मैं चाची जी को जहर दे दूंगी? अचानक हुए इस हमले से हम लोग थोड़ा हैरान हो गए। व्योमकेश ने असहाय भाव से पांडे जी को देखा। पांडे जी सिर खुजाते हुए थोड़ा संकोच से बोले, देखिए, सिर्फ आपको ही नहीं रोका गया है, उनके पास अभी किसी का भी जाना ठीक नहीं है, और 2-4 दिनों में हमारा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप सब लोग फिर से उनके पास जा सकेंगे। चांदनी ने फिर से गुस्से से कहा, लेकिन क्यों? जिस तरह से मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ, क्या कोई और कर सकेगा? फिर मुझे उनके पास क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? वो बीमार हैं और ऊपर से इतना गहरा दुख पहुंचा है उनको। कहते कहते चांदनी की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। अब तो पांडे जी ने भी असहाय भाव से व्योमकेश की तरफ देखा। व्योमकेश ने अब तक खुद को संभाल लिया था। वो शांत स्वर में बोला, आप शायद जानती नहीं हैं कि शकुंतला देवी माँ बनने वाली हैं। ऊपर से इतना बड़ा सदमा पहुंचा है उन्हें। उनकी शारीरिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए मिस मन्ना को उनके पास रखा गया है। आप लोग उनके परिवार के लोग हैं, इसीलिए उनके पास ज़्यादा आने जाने से उनका मन और भी दुखी होगा, और इससे उनके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए कुछ दिनों तक आप लोगों का उनसे दूर रहना ही ठीक है। व्योमकेश के बोलना शुरू करने के साथ ही चांदनी की आंखें सम्मोहित होने की तरह स्थिर हो गई थीं। जब व्योमकेश चुप हुआ तो वो जैसे तंद्रा में ही बड़बड़ाई, माँ बनने वाली हैं? फिर चेहरे पर उन्हीं भावों के साथ वो बिल्डिंग के अपने हिस्से की तरफ चली गई। व्योमकेश ने पीछे से पुकारा, सुनिए, आपसे एक बात पूछनी थी। दीपनारायण बाबू को जब इंजेक्शन दिया गया था, क्या तब आप वहीं थी? चांदनी ने प्रश्न ध्यान से सुना या नहीं ये तो पता नहीं। वो थोड़े अस्पष्ट भाव से बोली, हाँ थी। वहाँ कोई और भी था? पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मिसेस चांदनी, मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनिए। डॉक्टर बाबू ने क्या क्या किया था ये याद करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए। डॉक्टर बाबू के इंजेक्शन देते ही चाचा जी लेट गए थे। तब डॉक्टर बाबू ने जल्दी से एक और इंजेक्शन दिया था। मैं भागी गई चाची जी को खबर देने के लिए। लौटकर आकर देखा तो सब खत्म हो गया था। लौटकर आने के बाद आपने वहाँ किसी और को देखा था? मुझे ठीक से याद नहीं, शायद दीवान जी थे, और किसी का तो ध्यान नहीं आ रहा। और फिर चांदनी किसी और प्रश्न का इंतजार किए बिना अंदर चली गई। व्योमकेश ने कहा, चलिए अब शकुंतला देवी के घर चलते हैं। आगे आगे व्योमकेश और पीछे पीछे हम लोग चल दिए। बैठक वाला कमरा खाली था।
फर्नीचर पर धूल की हल्की परत जम गई थी। अगला कमरा भी ऐसा ही था। तीसरे कमरे के सामने आकर व्योमकेश बोला, जरा रुकिए, उस तस्वीर को एक बार फिर से देखूंगा। हम लोग दरवाजे पर ही खड़े रह गए। उस तस्वीर को देखने में हमारी जरा भी रुचि नहीं थी। जिस दीवार पर शकुंतला की बनाई वो तस्वीर टंगी हुई थी, व्योमकेश उधर जाकर ओझल हो गया। 5 मिनट तक वो गायब रहा। मैंने दरवाजे के अंदर सिर डालकर देखा। वो मंत्रमुग्ध भाव से तस्वीर को निहार रहा था। मैंने कहा, अरे क्या हुआ, बिल्कुल ही खो गए हो तुम तो, इतना क्या देख रहे हो? व्योमकेश धीरे धीरे वापस लौटा। उसकी दृष्टि कुछ अजीब सी हो रही थी, जैसे विस्मय से अभिभूत हो गया हो। उसने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। मखमल के बिस्तर पर बैठ गया और अपने दोनों घुटनों को उठाकर उसने बाहों में जकड़ लिया और फिर शून्य की तरफ निहारने लगा। पांडे जी उसे ऐसे देखकर थोड़ा बेचैन होकर बोले, क्या हुआ व्योमकेश बाबू, क्या देख लिया तस्वीर में? व्योमकेश ने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने और पांडे जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर हम दोनों जाकर तस्वीर के सामने खड़े हो गए। हमने तस्वीर को जैसा कल देखा था, आज दिन की रोशनी में भी वो हमें ठीक वैसी ही नजर आई। शकुंतला वैसे ही पौधों में पानी दे रही थी। दुष्यंत वैसे ही पेड़ की ओट में छुपकर देख रहा था। फिर ये व्योमकेश की बोलती अचानक से यूं बंद क्यों हो गई थी? हम दोनों लौटकर व्योमकेश के सामने बैठ गए और उसकी तरफ एकटक देखते हुए उसके बोलने का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद उसके मुंह से आवाज निकली। उसने पांडे जी का हाथ थामकर गंभीरता से कहा, आपको मेरा एक अनुरोध मानना होगा। मैं शकुंतला के कमरे में अकेले जाकर पूछताछ करूंगा, वहां और कोई नहीं रहेगा। हाँ ठीक है व्योमकेश बाबू, लेकिन ऐसा क्या सुराग मिल गया है आपको? व्योमकेश खड़े होते हुए बोला, सब कुछ मिल गया। आप लोगों ने भी तो देखी है वो तस्वीर, आपको नहीं मिला कुछ? अरे नहीं भाई, कल रात भी देखी थी तस्वीर, आज भी देखी, लेकिन हमें तो कुछ नजर नहीं आया। व्योमकेश ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, कल रात नियॉन लाइट की नीली रोशनी में देखी थी, लेकिन आज दिन की रोशनी में देख रहे हैं। आज सुराग ना देख पाने का कोई कारण ही नहीं है। खैर, आप लोग बैठक वाले कमरे में बैठिए, मैं आधे घंटे में आता हूँ। फिर व्योमकेश ने जाकर शकुंतला के दरवाजे पर दस्तक दी। मिस मन्ना बाहर आईं और व्योमकेश ने धीरे से उनसे कुछ कहा। वो सिर हिलाकर हमारे पास आ गईं और व्योमकेश ने शकुंतला के कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अध्याय 13। हम लोग बेचैनी से इंतज़ार करते रहे। 25 मिनट बाद व्योमकेश वापस आया। उसके चेहरे पर गहरी थकावट दिखाई दे रही थी, जैसे बुद्धि के युद्ध में बड़ी ही जद्दोजहद से विजयी हुआ हो। मिस मन्ना के पास बैठकर उसने धीमे स्वर में कुछ निर्देश दिए। इन निर्देशों का सार ये था, आज रात 10:15 बजे तक वे एक पल के लिए भी शकुंतला को नज़रों से दूर नहीं होने देंगी या किसी के भी साथ एकांत में बात नहीं करने देंगी। 10:15 बजे के बाद मिस मन्ना की छुट्टी, तब वो अपने घर लौट जाएंगी। ठीक है कहकर मिस मन्ना शकुंतला के कमरे में चली गईं। चलिए अब चलते हैं, व्योमकेश ने हम दोनों से कहा। अरे लेकिन बताओ तो सही, क्या हुआ है? पांडे जी ने कहा। यहाँ नहीं पांडे जी, घर जाते हुए सब बताऊंगा। उस शाम घर से निकलने से पहले चाय नाश्ता करते हुए व्योमकेश ने चोर नज़रों से सत्यवती भाभी की तरफ देखा और बोला, आज हमारे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। सत्यवती मुंह फुलाकर बोली, हाँ वो तो होगी ही, एक तो आज अमावस्या है, ऊपर से मैंने घर से बाहर निकलने से मना कर रखा है, तो आज देरी कैसे नहीं होगी भला? अच्छा आज अमावस्या है क्या? अरे वाह क्या संयोग है। सत्यवती और भी गुस्से से बोली, हाँ बहुत बढ़िया संयोग है, बहुत बढ़िया। व्योमकेश मुस्कुराया और बोला, अरे हमारा अजीत कवि आदमी है, ज़रा उससे पूछो, छुप छुप कर मिलने के लिए अमावस्या की रात ही तो सबसे उपयुक्त होती है। अच्छा तो आज सारी रात छुप छुप कर मिलने का कार्यक्रम चलेगा? अरे नहीं बाबा, 12-1 बजे तक लौट आऊँगा। सत्यवती ने चौंक कर पूछा, 12-1 बजे तक आओगे? अरे चिंता मत करो, वापस आकर तुम्हें दुष्यंत शकुंतला की कहानी सुनाऊंगा। अब चलो अजीत। हम दोनों चुपचाप घर से निकल गए। पांडे जी के घर ना जाकर हम सीधे दीपनारायण के घर जाएंगे ऐसा तय हुआ था। पांडे जी बाहर वाले हॉल में एक गद्दे वाली कुर्सी पर पैरों को फैलाकर बैठे थे। हमें देखकर वो तनकर बैठ गए। व्योमकेश ने पूछा, रतिकांत बक्सर से अभी तक नहीं लौटा है? नहीं, थाने में बताया हुआ है मैंने, लौटते ही यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हम तीनों चुपचाप बैठकर सिगरेट पीने लगे। अंधेरा छाने के बाद पांडे जी ने उठकर एक लाइट जला दी। इससे हॉल में बस थोड़ी सी रोशनी हुई। मैनेजर गंगाधर वंशी ने एक बार बाहर से झांक कर देखा, फिर चुपचाप चले गए। चांदनी नीचे आ रही थी, हमें देखकर फिर चुपचाप ऊपर चली गईं। कुछ देर के बाद एक नौकर आकर 3 कप चाय दे गया।
हमने चाय पी ली। घर मानो एक भूत बंगला बन गया था। कहीं कोई आहट नहीं थी। यहाँ वहाँ बस कुछ साए टहल रहे थे। हम तीनों प्रतीक्षा में बैठी प्रेतात्माओं की तरह वहाँ बैठे थे। क्यों बैठे थे, ये गहन रहस्य था। 7:45 बजे रतिकांत आया। वो अपनी पुलिस की वर्दी में था। आंखों में उत्तेजना दबी हुई थी। पांडे जी को सैल्यूट करके वो उनकी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। फिर बोला, सबूत मिल गया, डॉक्टर पालित का ही काम है। पांडे जी ने तीखी नज़र उसके चेहरे पर डालते हुए कहा, सबूत मिल गया? क्या सबूत है? रतिकांत बोला, कैदी ने स्वीकार कर लिया है। पहले तो कुछ बताना ही नहीं चाह रहा था। बहुत बहस करने के बाद उसने स्वीकार किया कि पालित ने उसे क्युरारी खरीदा था। ओह ऐसा? पांडे जी सोच में डूब गए। रतिकांत बोला, तो अब तो फिर पालित को गिरफ्तार किया जा सकता है ना? अरे रुको, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। एक चिंदी चोर के बयान पर डॉक्टर पालित जैसे सम्मानित व्यक्ति को अरेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर हमने भी थोड़ी जानकारियाँ इकट्ठी की हैं। कैसी जानकारियाँ पांडे जी? बताता हूँ, ये कहा व्योमकेश ने। फिर उसने बड़े ही सावधानी से हॉल में चारों तरफ नजरें घुमाई और अपनी कुर्सी को रतिकांत के नज़दीक खींचकर बैठ गया। मध्यम रोशनी में 4 सिर नज़दीक आ गए। खुसर फुसर में बातें होने लगीं। व्योमकेश बोला, आज सुबह मैंने शकुंतला देवी से पूछताछ की थी। शुरू में तो उन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन अंत तक वो टूट गईं। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो अपराधी को पहचानती हैं। अपराधी उनका गुप्त प्रेमी है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो किसी भी हाल में अपराधी का नाम नहीं ले रही हैं। नाम नहीं ले रही हैं? रतिकांत ने कहा। हाँ बिल्कुल। असल में उन्हें लज्जा और संकोच हो रहा है, कलंक का भी भय है, इसलिए उनको ज़्यादा दोष नहीं दिया जा सकता। बहुत कोशिश करके भी मैं अपराधी का नाम उनके मुंह से नहीं निकलवा पाया। रतिकांत सीधा होकर बैठा, फिर कुछ पल सोचकर बोला, एक बार मैं कोशिश करके देखूं। मैं यदि अकेले में उनसे पूछताछ करूं तो शायद वो नाम बता दें। पांडे जी ने नाम में सिर हिलाया और बोले, अब कुछ नहीं होगा, वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगी। हाँ, हमने एक दूसरा उपाय निकाला है। क्या उपाय निकाला है? रतिकांत ने पूछा। व्योमकेश आवाज़ को और भी नीची करके बोला, बहुत जोर डालने के बाद शकुंतला इस बात के लिए राजी हो गई हैं कि वो चिट्ठी लिखकर पांडे जी को अपराधी का नाम बता देंगी। ये तय हुआ है कि यहाँ जितने भी पुलिस वाले तैनात हैं उनको हटा लिया जाएगा। रात को 10:15 बजे मिस मन्ना शकुंतला को अकेली छोड़कर अपने घर चली जाएंगी। तब शकुंतला अपने हाथ से एक चिट्ठी लिखकर उसे लेटर बॉक्स में डाल आएंगी। लोकल चिट्ठी है, तो कल सुबह 10-11 बजे तक वो चिट्ठी हमें मिल जाएगी। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर रतिकांत बोला, तो आप लोगों के हिसाब से डॉक्टर पालित अपराधी नहीं है? व्योमकेश बोला, डॉक्टर पालित भी हो सकते हैं, अभी तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता ना। फिर नर्मदा शंकर भी हो सकता है, लेकिन कल सब कुछ पता चल जाएगा। ये कहकर व्योमकेश ने सुबह नर्मदा शंकर के घर में जो सब घटा था उसका सारा विवरण सुनाया। सुनकर रतिकांत चुप रहा। पांडे जी अपने हाथ की घड़ी को देखकर बोले, तो उठा जाए फिर? आप भी मेरे घर चलिए व्योमकेश बाबू। तुम भी चलो रतिकांत, सब मिलकर केस पर सोच विचार कर लेंगे। तुम आज दिन भर यहाँ थे नहीं, तो इस दौरान भी काफ़ी कुछ घटा है। व्योमकेश ने कहा, अरे नहीं, आज हम लोग जल्दी घर जाएंगे, श्रीमती जी बहुत नाराज़ हैं। हम लोग बाहर निकल आए। रतिकांत ने हेड कांस्टेबल को बुलाकर पहरा हटा लेने के लिए कहा। फिर हम चारों पांडे जी की मोटर में बैठकर चल पड़े। पहले पांडे जी के घर गए और 8 बजते ही मैं और व्योमकेश दोनों उनके घर से निकल पड़े। पांडे जी और रतिकांत केस पर चर्चा करने लगे। बाहर घना अंधेरा था। सड़क के किनारे बस इक्की दुक्की लाइटें जल रही थीं, लेकिन उनसे रात का अंधेरा कम नहीं हो रहा था। हम पटना की सड़कें ठीक से पहचानते नहीं थे। अंदाज से एक दिशा तय करके ठोकरें खाते हुए हम चल पड़े। इस मामले को लेकर मन में ऐसा उधेड़बुन मचा रहता था कि घर से चलते समय एक टॉर्च लेने की बात भी याद नहीं रही थी। खुशकिस्मती से कुछ दूर चलते ही ठुन ठुन झुनझुन की आवाज़ सुनाई दी। रोशनी का एक धुंधला बिंदु धीमी गति से हमारी तरफ बढ़ रहा था। पास आने पर देखा तो पाया वो एक इक्का था। व्योमकेश ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा, ए इक्का वाले, रुको, चलोगे? इक्का रुक गया। सर से पांव तक कंबल से ढके इक्के वाले की आवाज़ सुनाई दी। नहीं बाबू, मेरा घोड़ा थका हुआ है। व्योमकेश ने कहा, अरे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस दीप नारायण सिंह के घर जाना है। चलना है तो चलो, अच्छी बख्शीश मिलेगी। इक्के वाले ने कहा, ठीक है, आइए बाबू, मेरा अस्तबल उसी तरफ है। हम दोनों इक्के के दोनों तरफ पैर झुलाकर बैठ गए। इक्के वाले ने चाबुक लहराकर तालू से टक टक की आवाज़ की और झनझन की आवाज़ के साथ घोड़ा चल पड़ा। अध्याय 14।
10 मिनट के बाद व्योमकेश ने इक्का रोकने के लिए कहा। हम दीप नारायण सिंह के घर के उस कोने के पास थे जहां वो लेटर बॉक्स टंगा हुआ था। व्योमकेश ने इक्के वाले को किराया और बख्शीश दे दिए। सलाम बाबूजी, इक्के वाले ने कहा, और फिर कुछ ही पल में उसका इक्का अंधेरे में विलीन हो गया। अब क्या करें, माचिस जलाऊं? मैंने पूछा। व्योमकेश कोई उत्तर देता इससे पहले ही टॉर्च की तेज रोशनी मेरे चेहरे पर आकर पड़ी। कौन है वहाँ? सब इंस्पेक्टर तिवारी? व्योमकेश ने पूछा। तिवारी टॉर्च की रोशनी को जमीन की तरफ करके हमारे पास आ खड़ा हुआ। जी हाँ, मैं ही हूँ। जमीन से लौट कर आती टॉर्च की झीनी रोशनी हम तीनों के चेहरों पर पड़ रही थी। तीनों के ही शरीर पर काली पोशाक थी। तिवारी के काले कोट पर पीतल के बटन चमक रहे थे। व्योम ने पूछा, आपके साथ कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, कहकर तिवारी ने रोशनी पीछे घुमा दी। पीछे 2 दुबले पतले कांस्टेबल प्रेत की तरह खड़े थे। व्योमकेश ने कहा, ठीक है, 2 काफ़ी हैं। उन्हें बता दिया है ना क्या करना है? जी हाँ। तो फिर अब एक एक करके पेड़ पर चढ़ते हैं। अजीत, तुम सामने वाले उस पेड़ पर चढ़ जाओ और वहाँ पर तुम चुपचाप डाली पर बैठे रहोगे, सिगरेट भी नहीं पियोगे। जब तक सीटी की आवाज़ ना सुनाई दे पेड़ से नीचे नहीं उतरोगे। तिवारी जी, आप टॉर्च मुझे दे दीजिए। टॉर्च लेकर व्योमकेश ने एक आम के पेड़ पर रोशनी डाली। लेटर बॉक्स से 5-6 हाथ की दूरी पर यह एक बड़ा पेड़ था। उसके तने से मोटी मोटी डालियां निकली हुई थीं। मैं उस पेड़ पर चढ़कर एक डाली पर सावधानी से बैठ गया। व्योमकेश ने कहा, ठीक है, सारी बातें याद है ना? हाँ हाँ, याद है। सीटी बजते ही विरहिणी राधिका के तरह दौड़ पड़ना है। इसके बाद व्योमकेश बाकी तीनों को लेकर 4 दीवारी के पैरेलल चलते हुए आगे बढ़ा। 2-3 पेड़ों के बाद एक पेड़ पर एक कांस्टेबल चढ़ा। इसके बाद वे और दूर चले गए। कौन किस पेड़ पर चढ़ा मुझे दिखाई नहीं दिया। बस घने पेड़ों के बीच से टॉर्च की हिलती डुलती रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो टॉर्च की रोशनी भी बुझ गई। इस वक्त 9:10 हुए थे। कम से कम 1 घंटे से पहले कुछ भी होने की उम्मीद नहीं थी। मैं चुपचाप बैठा रहा। ये तो अच्छा था कि हवा नहीं चल रही थी, इसलिए ठंड से ठिठुरने की नौबत नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी रह रहकर बदन में सेहरन तो हो ही रही थी। बीच बीच में कभी कभी किसी उल्लू की आवाज़ कान में पड़ जाती थी। पेड़ों के झुरमुटों के बीच से इक्के दुक्के तारे भी नजर आ रहे थे। ठीक 9:45 बजे अचानक मेरी सारी इंद्रियां सजग हो गईं। आंखों से कुछ दिखाई तो नहीं पड़ा, सुनाई भी नहीं पड़ा। मैंने बस अनुभव किया कि मेरे पेड़ के नीचे से कोई गुजर गया था। कौन गया होगा ये? पांडे जी या फिर कोई और? लेकिन पता लगाने का कोई साधन नहीं था। अब धीरे धीरे आसमान में कोहरा बढ़ने लगा था। तारे दिखने भी बंद हो गए थे। पेड़ के पत्तों पर कोहरा जमकर पानी बनकर टपकने लगा था। मेरी सिगरेट पीने की बड़ी इच्छा हो रही थी, लेकिन अपनी इच्छा का दमन करके मैं बैठा रहा। घड़ी की सुइयां जब 10:15 पर आईं तो दीप नारायण के अहाते के अंदर से घरघराहट की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद एक मोटर अहाते से बाहर निकलकर विपरीत दिशा में चली गई। गाड़ी की हेडलाइट से निकलती रोशनी ने थोड़ी देर के लिए वहां उजाला किया। उसके बाद फिर से अंधेरा छा गया। ये शायद मिस मन्ना अपने घर चली गई थी। 10 और मिनटों तक मैं बिना हिले डुले बैठा रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद अचानक चोर दरवाजे की तरफ रोशनी कौंधी और इसी के साथ एक के बाद एक करके पिस्तौल के 3-4 धमाके गूंज उठे। पिस्तौल के धमाकों के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए ऐसे बैठा रह गया जैसे मुझे काट मार गया हो। मेरी जड़ता टूटी पुलिस की सीटी की तेज आवाज़ से। मैं पेड़ की डाल से कूद पड़ा। जमीन कितनी दूर थी इसका अनुमान नहीं लगा पाया और इसीलिए सारे शरीर को जोर से झटका लगा। उठकर देखा तो चोर दरवाजे के पास 3 टॉर्चों की रोशनी चमक रही थी। मैं उधर ही दौड़ा। भागते हुए मैंने एक बार फिर से पिस्तौल का धमाका सुना। फिर पेड़ की जड़ से उलझकर मैंने पटखनी खाई। उठकर फिर से दौड़ा। हाथ पैर सही सलामत थे या नहीं ये जानने का समय नहीं था। जहां सभी लोग खड़े थे हड़बड़ाते हुए मैं भी वहीं जा खड़ा हुआ। चोर दरवाजे के पास एक जगह को घेर कर 5 लोग खड़े थे। पांडे जी के हाथ में रिवॉल्वर था और तिवारी और दोनों कांस्टेबल्स के हाथों में 3 टॉर्च। व्योमकेश कमर पर हाथ रखे खड़ा था। तीनों टॉर्चों की रोशनी एक ही जगह पर पड़ रही थी और 5 जोड़ी आंखें उसी जगह पर टेकी हुई थीं। वहां पर 2 मृतदेह पड़ी हुई थीं, एक स्त्री की और दूसरी पुरुष की। स्त्री थी शकुंतला और पुरुष था रतिकांत। रतिकांत की नीली आंखें आश्चर्य से खुली हुई थीं। दाहिने हाथ के पास एक पिस्तौल पड़ा था और बाएं हाथ की उंगलियों में सफ़ेद रंग का एक लिफाफा फंसा हुआ था। शकुंतला का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। देह पर काले रंग की शॉल लिपटी हुई थी। सीने के पास से शॉल हट गया था और वहां से ताज़ा खून दिखाई दे रहा था।
व्योमकेश ने झुककर रतिकांत की उंगलियों में फंसे लिफाफे को निकाला और अपनी जेब में डाल लिया। अध्याय 15। पांडे जी के घर पर सबका खाने का निमंत्रण था। मेहमान थे डॉक्टर पालित, मिस मन्ना, व्योमकेश और मैं। टेबल के चारों तरफ हम बैठे हुए थे। प्रमुख व्यंजन था मुर्गे का कश्मीरी कोरमा। व्योमकेश ने मांस का एक टुकड़ा मुंह में डाला, बड़े ही प्रेम से उसका स्वाद लिया और फिर बोला, पांडे जी, मैं चोरी करूंगा। अच्छा, क्या चोरी करेंगे? आपके बावर्ची को चुराऊंगा। पांडे जी जोर से हंसे। वो तो असंभव है व्योमकेश बाबू, क्योंकि मेरा बावर्ची मैं खुद हूँ। हैं? ये अमृत जैसा डिश आपने पकाया है? फिर आपको पुलिस की नौकरी करने की क्या जरूरत है? एक होटल खोल लीजिए, 3 दिनों में ही लाल हो जाएंगे। कुछ देर यूं ही हंसी मजाक चलता रहा। फिर मिस मन्ना बोली, व्योमकेश बाबू, आप लोगों ने मुझे पूरी तरह अंधेरे में रख रखा है। ऐसा नहीं चलेगा, सारी बातें शुरू से बतानी पड़ेंगी। कैसे क्या हुआ बताइए, मुझे सुनना है। डॉक्टर पालित बोले, हाँ, मुझे भी सुनना है। पिछले कुछ दिनों में मैं तो यही सोच सोचकर अधमरा हुआ जा रहा था कि कहीं मुझे अपराधी तो नहीं ठहरा दिया जाएगा। प्लीज़ सारी बात बताइए। ठीक है, पहले खाना खाते हैं, फिर बताऊंगा। भरपेट खाने के बाद हम बाहर आकर बैठ गए। व्योमकेश ने हुक्के की नली थामी और डॉक्टर पालित ने एक मोटा सिगार सुलगा लिया। मिस मन्ना जर्दा फांक कर बोली, अब शुरू कीजिए प्लीज़। व्योमकेश ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैंने इसी घर में रतिकांत को पहली बार देखा था। वो पांडे जी को निमंत्रण पत्र देने आया था। खूबसूरत चेहरा, नीली आंखें। दीप नारायण सिंह को लेकर हल्के व्यंग्य से उसने कहा था, पैसे वाले कुटुंब। तब मैं नहीं जानता था कि उस हल्के व्यंग्य के पीछे कितना जहर छुपा हुआ था। और क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता था, इसीलिए कुटुंब शब्द से भी मुझे खटका नहीं हुआ। बेशक अब मैं समझ पा रहा हूँ कि शकुंतला और रतिकांत के बीच दूर का रिश्ता था। दोनों का घर प्रतापगढ़ था। दोनों ही कभी प्रभावशाली रहे परिवारों के बच्चे थे और दोनों ही बचपन से ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। उस रात रतिकांत मेरा परिचय नहीं जान पाया था। पांडे जी ने बस उसे इतना ही बताया था कि मैं उनका कोलकाता का मित्र हूँ। उस रात अगर उसे पता चल जाता कि इस नाचीज का नाम व्योमकेश बख्शी है तो वो क्या करता कहना मुश्किल है। शायद अपना प्लान बदल डालता, लेकिन फिलहाल उसके पास पीछे हटने का समय नहीं था। जो करना था उसे तुरंत ही करना था। शकुंतला और रतिकांत के गुप्त प्रेम प्रसंग के इतिहास का जो अनुमान लगाया जा सकता है वो यही है, उन दोनों के विवाह में सामाजिक बाधा थी। इसलिए दोनों का विद्रोही युवा मन समाज की आंखों में धूल झोंकते हुए गुप्त तरीके से प्रेम की पींगे बढ़ाने लगा। दोनों पूरी तरह से आधुनिक स्वेच्छाचार में लिप्त थे, लेकिन गुपचुप तरीके से। नैतिक लज्जा भले ही उनको नहीं थी, लेकिन लोकलाज का डर तो जरूर था। इसके अलावा एक बात और भी होती है, छुप छुप कर प्रेम करने में एक अलग ही मधुरता होती है। फिर एक दिन दीप नारायण शकुंतला को देखकर उसके रूप के पाश में बंध गए। शकुंतला ने जब दीप नारायण का ऐश्वर्य देखा तो वो अपने लोभ को संभाल नहीं पाई। उसने उनसे शादी कर ली। दूसरी तरफ उसने रतिकांत को भी नहीं छोड़ा। रतिकांत इस विवाह से सहमत था या नहीं, ये हम नहीं जानते। शायद पूरी तरह सहमति ना हो, लेकिन शकुंतला को भूल जाना भी उसके बस में नहीं था। शकुंतला जब शादी के बाद पटना आई तो वो भी जुगाड़ लगाकर पटना आ गया। हो सकता है शकुंतला पर मोहित दीप नारायण ने ही तबादला कराने में मदद की हो। परिणाम ये हुआ कि अंदर ही अंदर रतिकांत और शकुंतला के बीच का पहले वाला संबंध फिर से बन गया। विवाह तो बस एक पर्दा बनकर रह गया था। रिश्तेदार की हैसियत से ही रतिकांत दीप नारायण के घर आया जाया करता था, लेकिन सबके सामने शकुंतला के साथ ज्यादा घनिष्ठता नहीं दिखाता था। उनकी असली भेंट मुलाकातें होती थीं चोरी छुपे। शकुंतला चिट्ठी लिखकर रात के अंधेरे में खुद लेटर बॉक्स में डालकर आती थी। रतिकांत निर्धारित समय में आता था। चोर दरवाजे से अहाते में घुसता था, फिर लोहे की सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर पहुंच जाता था। शकुंतला दरवाजा खोलकर इंतजार किया करती थी। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था कि अचानक वक्त ने करवट बदली। दीप नारायण जब गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे, ठीक उसी समय शकुंतला को पता चला कि वो मां बनने वाली है। अब क्या किया जाए? दूसरे लोगों की आंखों में तो धूल झोंकी भी जा सकती थी, लेकिन दीप नारायण को कैसे संभालेंगे? दोनों ने आपस में सलाह की और ये तय किया कि जल्दी से जल्दी दीप नारायण को रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो ये मान, इज्जत, राजपाट, ऐश्वर्य कुछ नहीं रह जाएगा। मुंह काला करके सभ्य समाज से विदा लेनी पड़ेगी। हत्या की ये शातिर साजिश रतिकांत के दिमाग की उपज थी। इसमें थोड़ा हाथ संयोग का भी था। उसे एक शीशी क्यूरारी जहर एक चोर से बरामद हुआ था। वो शीशी जब रतिकांत के हाथ आई थी तब उसने थोड़ा सा क्यूरारी निकाल लिया था। इसके बाद सही समय पर
रतिकांत खुद ही डॉक्टर बाबू की डिस्पेंसरी का ताला तोड़कर लिवर का वायल बदल आया था। बदलने के बाद डिनर के प्रोग्राम में आकर उसने डिस्पेंसरी में चोरी होने की सूचना दी। सबने सोचा किसी चोर उचक्के का काम है ये। अगले दिन की सुबह डॉक्टर बाबू ने इंजेक्शन दिया और दीप नारायण की मौत हो गई। रतिकांत ने सोचा था कि क्युरारी जहर की बात किसी के भी दिमाग में नहीं आएगी, सभी सोचेंगे लीवर इंजेक्शन के शॉक से मौत हुई है। डॉक्टर बाबू ने भी शुरू में तो यही सोचा था, लेकिन जब क्युरारी का जिक्र आया तब उन्हें खटका हुआ कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। उसी सुबह रतिकांत को मेरा नाम पता चला। वो एकदम से घबरा गया, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था, तीर तो कमान से निकल चुका था। घबराहट में वो एक गलती कर बैठा, शायद ये उसकी एकमात्र गलती थी। उसने सोचा कि दीप नारायण के शरीर में तो क्युरारी जरूर पाया जाएगा। यदि अभी लीवर वाले वायल में क्युरारी ना पाया जाए तो हमें शक होगा कि डॉक्टर पालित ने ही वायल को बदल दिया है। रतिकांत के पास बिना जहर वाला एक लिवर वायल था, जिसे उसने डॉक्टर पालित के बैग से वायल बदलते समय हासिल किया था। उसने एनालिसिस के लिए वही बिना जहर वाला वायल भिजवा दिया। जब ये पता चला कि वायल में जहर नहीं है तो हम सबको बड़ा ही धक्का लगा। शरीर में जहर पाया गया, लेकिन दवा में जहर नहीं पाया गया। अब ये क्या चक्कर था? दीप नारायण की मौत के बाद सिर्फ 3 लोगों के हाथ में वो वायल गया था, डॉक्टर पालित, पांडे जी और रतिकांत। पांडे जी और रतिकांत पुलिस के आदमी थे, इसलिए ये डॉक्टर बाबू का ही काम होना चाहिए। इस तरह की उलझाऊ सिचुएशन बनाकर वो पुलिस का सिर चकरा देना चाह रहा था। अब सवाल ये उठता था कि अगर ये डॉक्टर पालित ने किया है तो उसके पीछे मोटिव क्या है? अब तक 2 मोटिव पाए गए थे, संपत्ति और गुप्त प्रेम। गुप्त प्रेम वाला संदेह डॉक्टर पालित ने ही हमारे मन में जगाया था। अब यदि गुप्त प्रेम ही असली मोटिव था तो सवाल ये पैदा होता था कि शकुंतला का दुष्यंत है कौन? और अगर प्रॉपर्टी मोटिव था तो 3 लोगों पर शक जाता था, देवनारायण, चांदनी और गंगाधर वंशी। शक की सुई शकुंतला पर भी जा रही थी। वो कलंक से बचने के लिए किसी और के माध्यम से पति की हत्या करवा सकती थी। कुल मिलाकर इनमें से कोई भी डॉक्टर पालित को मोटे पैसे खिलाकर अपना काम निकाल सकता था। देवनारायण से लेकर नर्मदा शंकर और घोड़ा डॉक्टर तक सबका कुछ न कुछ स्वार्थ था, लेकिन रतिकांत डॉक्टर पालित के ही कंधों पर सारा दोष मढ़ने के लिए तत्पर हो रहा था। वो बक्सर जाकर कैदी का बयान लिखवा लाया। हम लोग जानते हैं कि इस तरह के मुजरिमों से धमकी या लालच के बल पर किसी भी तरह का बयान दिलवाया जा सकता है, इसलिए रतिकांत का मकसद समझकर हम लोग मन ही मन हंसे। तब तक हम लोग ये जान चुके थे कि रतिकांत ही अपराधी है। दूसरी तरफ 2 एक छोटी मोटी घटनाएं हुई। बाप बेटा गंगाधर और लीलाधर दोनों मिलकर 12,000 रुपये हजम करने की फिराक में थे। उधर नर्मदा शंकर दीप नारायण की मौत से खुश हो उठा था। उसे लग रहा था कि शकुंतला के दिल के खाली सिंहासन पर अब वो जल्दी ही कब्जा कर लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि शकुंतला के दिल का सिंहासन तो कभी खाली हुआ ही नहीं था। और फिर अचानक सारी उलझनें एक झटके में सुलझ गईं। मुझे ये पता चल गया कि शकुंतला का दुष्यंत कौन था। शकुंतला की बनाई एक तस्वीर दीवार पर टंगी थी, पौराणिक शकुंतला की प्रेम कथा की तस्वीर। पहली बार जिस रात मैंने वो तस्वीर देखी थी, उस रात मुझे खटका तो हुआ था, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पाया था मैं। नीली रोशनी में तस्वीर का नीला रंग दब गया था। अगले दिन जब दिन के उजाले में मैंने तस्वीर को देखा तो एक ही पल में सब कुछ साफ हो गया, जैसे चारों तरफ कोहरा छाया हुआ हो और उस कोहरे को भेद कर अचानक सूर्य निकल आए। तस्वीर में दुष्यंत की आंखों की पुतलियां नीली थीं। ये जो प्रेम है ना, ये बड़ा ही खतरनाक होता है। प्रेम का स्वभाव होता है अपने आप को उजागर करना, अभिव्यक्त करना, सबको बताना कि हाँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। और इसलिए अवैध प्रेम और भी खतरनाक हो जाता है। जहाँ 4 लोगों के सामने अपने प्रेम को उजागर करने का उपाय ना हो, वहाँ मन की बात अजीब से नकली वेश में प्रकट होती है। शकुंतला ने वो तस्वीर बनाकर अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहा था। तस्वीर में दुष्यंत का चेहरा रतिकांत जैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां नीली थीं, और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अजीत और पांडे जी ने भी तस्वीर को देखा, लेकिन वो नीली आंखों वाला ये इशारा समझ नहीं पाए। इस मामले से जुड़े जितने भी लोग थे, उनमें से सिर्फ रतिकांत की ही नीली आंखें थीं, इसलिए रतिकांत ही शकुंतला का छुपा हुआ प्रेमी था। अब मोटिव, अवसर, बुद्धि और तत्परता, हर तरह से उसके अलावा कोई और दीप नारायण की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता था। लेकिन उसे पकड़ा कैसे जाए? सिर्फ नीली आंखों का होना तो पर्याप्त सबूत नहीं था। एकमात्र उपाय ये था कि उनको एकांत में मिलने दिया जाए और उन्हें ऐसी अवस्था में पकड़ा जाए
जिससे कि वो अस्वीकार करने की स्थिति में रहें ही ना। इसके लिए मैंने जाल बुना। मैंने अकेले शकुंतला से मुलाकात की और उससे साफ साफ कहा, मैं ये जान गया हूं कि आपका दुष्यंत कौन है और उसने किस तरह से दीपनारायण की हत्या की है। इसका मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। तो यदि आप मुझे 1 लाख रुपए दें तो मैं आपको पुलिस की गिरफ्त से बचा सकता हूँ। यदि आप रुपए नहीं देंगी तो मैं पुलिस को सारी बातें बता दूंगा। अदालत में आप दोनों को फांसी की सजा मिलेगी। शकुंतला किसी भी बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने साफ साफ देखा कि वो डर गई थी। तब मैंने कहा, मैं आपको आज का दिन सोचने के लिए दे रहा हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए देकर मेरा मुंह बंद रखने के लिए राजी हैं तो आज रात मेरे नाम से एक चिट्ठी लिखकर अपने हाथों से उसे लेटर बॉक्स में डाल दीजिएगा। चिट्ठी में सिर्फ एक ही शब्द लिखना होगा, हाँ। रात 10 बजे के बाद मिस मन्ना को यहाँ से हटा लेने का भी मैं इंतजाम कर दूंगा और रात को आहते में पुलिस का पहरा भी नहीं रहेगा। लेकिन कल अगर मुझे आपकी चिट्ठी नहीं मिलती है तो मैं अपने सारे सबूत पांडे जी के हवाले कर दूंगा। शकुंतला को डरे हुए छोड़कर मैं चला आया। मिस मन्ना उसके पास चली गई। मिस मन्ना को उसके पास रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि शकुंतला को एकांत में रतिकांत के साथ बात करने का मौका ना मिले। इसके बाद पांडे जी से परामर्श करके हमने सारा इंतजाम किया। रात को रतिकांत के बक्सर से लौटने के बाद उसे एक नई कहानी सुनाई गई और फिर उसे लेकर पांडे जी के घर गए। पांडे जी के घर से जल्दी ही निकलकर मैं और अजीत दीपनारायण के घर के पास वाले आम के बगीचे में गए। तिवारी जी 2 आदमियों के साथ वहां मौजूद थे। हम सब आम के पेड़ों में छुपकर बैठ गए। उधर पांडे जी ने रात 9:30 बजे तक रतिकांत को अटकाए रखा और फिर उसे छोड़ दिया और खुद आकर हम लोगों के साथ शामिल हो गए। अब प्रतीक्षा शुरू हुई हमारे शिकार की। मैं चोर दरवाजे के नज़दीक एक पेड़ पर था। पांडे जी आकर मेरे पास के एक पेड़ पर चढ़ गए थे। इस तरह अंधेरे में हम कुल 6 लोग बैठे हुए थे। 10 बजे मिस मन्ना मोटर लेकर घर चली गईं। रतिकांत कब आया था ये हम नहीं जान पाए। पांडे जी के पास से छूटने के बाद शायद वो अपने डेरे पर गया और वहां से पिस्तौल लेकर आम के बगीचे में आया। रतिकांत के चरित्र को समझने में हम लोगों से थोड़ी भूल हो गई। आमतौर पर देखा जाता है कि जहां 2 या 5 लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं वहां एक ही व्यक्ति सरदार होता है, बाकी उसके सहयोगी होते हैं। इस मामले में हमने सोचा था कि शकुंतला ही नाटक की गुरु है, रतिकांत सहयोगी है, लेकिन असल में बात थी एकदम उल्टी। रतिकांत का स्वभाव हिंसक पशु के समान था। अपना काम निकालने के लिए वो किसी भी बाधा को नहीं मानता था। उसने जब सुना कि शकुंतला चिट्ठी लिखकर अपराधी का नाम उजागर करने के लिए राजी हो गई है तो उसी वक्त उसने तय कर लिया कि वो शकुंतला को खत्म कर देगा। उसके लिए प्रेम का मोल अपने प्राणों से बढ़कर बिल्कुल नहीं था। हम लोगों ने सोचा था कि रतिकांत शकुंतला को समझाने आएगा कि यदि शकुंतला अपराधी का नाम उजागर ना करे तो कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, सजा भी नहीं दिला पाएगा। हमारा प्लान था कि जब उन दोनों के बीच ये बातचीत चल रही होगी ठीक उसी समय उनको पकड़ लेंगे। लेकिन रतिकांत ने इस बारे में सोचा भी नहीं। उसने मन में तय कर लिया कि वो आफत की जड़ को ही नहीं रहने देगा, उसे उखाड़ डालेगा। शकुंतला कब चिट्ठी हाथ में लिए चोर दरवाजे से बाहर आई हम नहीं जान पाए, लेकिन रतिकांत शायद दरवाजे के नज़दीक ही कहीं घात लगाए बैठा था। उसने उसकी आहट सुन ली। अचानक हमारे सामने एक टॉर्च जल उठी। उसकी रोशनी में शकुंतला का डरा हुआ चेहरा नजर आया। उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ पिस्तौल के कुछ धमाके गूंजे। शकुंतला जमीन पर गिर गई। मेरे पास पुलिस की सीटी थी, उसे जोर से बजाकर मैं पेड़ से कूद गया। पांडे जी भी पेड़ से उतर आए। उनके एक हाथ में टॉर्च और एक हाथ में रिवॉल्वर था। रतिकांत ने अपना टॉर्च बुझा दिया था। पांडे जी की टॉर्च की रोशनी जब उस पर पड़ी तो वो पिस्तौल को जेब में रखकर घुटनों पर बैठकर शकुंतला के हाथ से वो चिट्ठी ले रहा था। उसने घायल शेर की तरह सामने पलट कर देखा और बिजली की तेजी से जेब से पिस्तौल निकाला, लेकिन पिस्तौल चलाने का मौका उसे नहीं मिला क्योंकि उससे पहले ही पांडे जी ने गोली चला दी थी। इतना कहकर व्योमकेश चुप हो गया। कमरे में थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। मिस मन्ना ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोली, शकुंतला अच्छी लड़की नहीं थी, लेकिन व्योमकेश बोला, हाँ वो सम्मोहन मंत्र जानती थी। चांदनी अब भी नहीं मानती कि शकुंतला दोषी है। मैंने कहा, ओह, उन्हें जीवित पकड़ पाने से ही शायद अच्छा रहता। पांडे जी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, जो हुआ वही ठीक रहा। और फिर एक गहरी सांस लेकर हम सब उठ खड़े हुए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा।